चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज संध्या का ये ओपन सेशन, जिसमें सबको आमंत्रित किया गया था, सब परिवार, और आप आए हैं योग के द्वारा, आरोग्य के द्वारा अपनी पीड़ाओं को हरने के लिए और जीवन प्रबंधन को सीखने के लिए। बिजनेस मैनेजमेंट बहुतों को आता है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट बहुतों को आता है, फैमिली को कैसे मैनेज किया जाए ये भी बहुतों को आता है, लेकिन खुद की लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में बहुत कम लोगों को बोध है। तो आज हम बात करेंगे लाइफ मैनेजमेंट की। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम नेचर से, प्रकृति से, आयुर्वेद से सहयोग ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अनावश्यक दवाओं से बच सकते हैं और धीरे धीरे हम दवाओं का जो बोझ है उसको हम हल्का कर सकते हैं। दवाइयों और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से हम कैसे बच सकते हैं। कुछ हम नादानी में, नासमझ में, अज्ञानता में हम अनावश्यक रूप से ऑपरेशन करा लेते हैं और उनके गलत परिणाम फिर ज़िंदगी भर हमें भोगने पड़ते हैं। अनावश्यक दवा, अनावश्यक ऑपरेशन और इसी के साथ साथ सेल्फ मेडिकेशन का तरीका आपको बताएंगे। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे जिएं और भोर से लेकर के सांझ तक हमारी ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम एक प्रार्थना के साथ करेंगे और प्रार्थना में आप क्लिपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे, संकीर्तन सा करते हुए। लेकिन अभी सुनो, पहले इसका भी एक हेतु है, कारण है। हम आपको जब और थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, पूरी तरह से सांझ ढल जाएगी, तब आपको बताएंगे कि आपके हाथों में परमात्मा ने सारी बीमारियों का समाधान दिया है। अब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो और यहाँ से यदि प्रेशर पड़ता रहे तो थायराइड की प्रॉब्लम अपने आप ही क्यों हो जाती है। जैसे कुछ चीजें जो हल चलाते थे उनको कभी थायराइड होता ही नहीं था, क्योंकि हल यहां लगता था। पैरों में भी, हाथों में भी, दोनों जगह एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जितने भी पशु हैं, कोई भी जूता चप्पल नहीं पहनता, इसलिए उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगता, अर्थात उनका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। यहां एक्यूप्रेशर है आंख का। जितने भी पशु हैं उनको बिना वक्त के दांत नहीं गिरते, और हमारे यहां तो पूरी 32 बार आ जाते, नकली दांत लगाए घूमते रहते हैं। आप देखेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आपके अंदर स्ट्रेस क्यों बढ़ता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। आंख के लिए, थायराइड के लिए, पेट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए। किसी भी पशु को हार्ट अटैक नहीं होता, किसी भी पशु को डायबिटीज नहीं होती, किसी भी पशु को ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये सारी बीमारियां आदमी को क्यों होती है? क्योंकि आदमी जो है वो प्रकृति के अगेंस्ट चलता है। तो पशु जो है वो चारों पैरों से चलते, तो उनका एक्यूप्रेशर होता रहता है। हाथों और पैरों में भगवान ने सारा समाधान दिया है। उसको एक्यूप्रेशर के द्वारा हम उन बिंदुओं को जगाते हैं, उनकी शक्ति को, उन शक्ति के केंद्रों को जागृत करते हैं। तो जब हम ऐसे ताली बजाते हैं तो सारे पॉइंट अपने आप दब जाते हैं। एक प्रार्थना,
प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आपको आनंद भी मिलेगा और सच में सब रोगों की एक दवाई है प्रभु की शरणागति। चलो झूमते हुए आनंद से मस्ती से एक बार जरा हाथ उठा करके गाएंगे, जब थक जाएंगे तब हाथ नीचे ले आएंगे। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और झूमते हुए मस्ती से भाव से भीतर से रोम रोम रोमांचित उठे। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही हो प्रेम नरमी ही, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत ही संगत ना भावे, बुरी संगत ही संगत ना भावे। सत्संगत ही वो सत्संगत ही, सत्संगत ही जिसको पसंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो बटावे, दीन दुखियों के दुख जो बटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे,
बन के सेवक भला सबका चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो प्रभु प्यारे से, वो प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान पशुपतिनाथ की जय, मुक्तिनाथ की जय। आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जब भोर में उठें तब क्या करें। पहली बात, कितनी देर सोएं और कब उठें। एक आम आदमी की जिंदगी के लिए 6 घंटा सोना पर्याप्त है। 6 घंटे से ज़्यादा सोना अपने वक्त को खोना है और जीवन को बर्बाद करना है। सोने से कुछ मिला नहीं आज तक किसी को कुछ भी। हाँ, लेकिन शरीर की विश्राम के लिए सोना भी ज़रूरी है। 6 घंटे से ज़्यादा ना सोएं। अर्थात आप यदि 10 बजे सोते हैं तो 4 बजे उठ जाएं, 11 बजे सोते हैं तो 5 बजे उठ जाएं, और यदि कोई 12 बजे भी सोता हो, निशाचर हो, तो वो भी 6 बजे उठ जाए। मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि काठमांडू के भाई बहन जल्दी उठ जाते हैं, ये अच्छी बात है, इसको बनाए रखना। थोड़े बहुत कुछ सूर्यवंशी भी हैं, वो सुधर जाना। 6 घंटा सोना पर्याप्त है। 6 घंटा सोने के बाद उठें और उठकर के सबसे पहले मातृभूमि को, धरती माता को प्रणाम करें। फिर जिस माता ने जन्म दिया उस माता पिता को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, पत्नी पति को प्रणाम करें, और जब पत्नी झुका करे तो ये अड़ियल से ठूठ से पति भी थोड़े से झुक जाया करे। तो आपस में यह जो मनमुटाव रहता है, अहंकार की जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ये बंद हो जाएंगी। भोर में उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना, पति को प्रणाम करना, और फिर बाथरूम में कुल्ला करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारना। इससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए ठीक रहेगी, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा। आंखों में एलर्जी की प्रॉब्लम, यूवेटस की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, काला मोतिया बड़ा खतरनाक होता जा रहा है, डबल विजन, डिप्लोपिया और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, बहुत बीमारी आंखों की, छोटी से बड़ी कोई ना कोई बीमारी, आंखों की एलर्जी से लेकर के नज़र की कोई भी प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को है। मैं आप ही से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनको आंखों की छोटी बड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम है? जरा हाथ उठाना, हाथ उठाओ उठाओ उठाओ, हाथ हिलाना जरा। ए देखो, पूरी फौज बैठी है आंख की बीमारी वाली। हाथ नीचे कर लो, महापुरुषों देवियों, नीचे कर लो। मैं इसलिए पूछ रहा था, आंख की बीमारी क्यों है यहाँ ज़्यादा? कभी आपने सोचा? यहाँ तो हरियाली बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन का लेवल भी बहुत कम है। आंखों की बीमारी यहाँ इसलिए ज़्यादा है, यहाँ लोग पानी कम पीते हैं। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, पानी कम पीते हैं। खाने के 1 घंटे बाद पानी ज़रूर पिया करो। फिर जैसे मानो दोपहर को खाना खाया 12 बजे, तो 1 बजे पानी पियो, फिर 1 घंटे बाद पानी पियो, फिर 1 घंटे। कुछ लोगों को पानी पीने की आदत ही नहीं होती है, और कुछ लोग पानी इसलिए नहीं पीते, बोले पानी पीने के बाद में ना फिर मूतने के लिए जाना पड़ता है। ये तो गलत बात है मेरे भाई, वो जरूरी है। देखो, शरीर की गर्मी उसी से निकलेगी। इसलिए छोटी सी बात बता रहा हूं, खाना खाने के बाद में पेशाब जरूर जाना चाहिए, छोटी सी बात है। उससे शरीर के जो एक्सेस हीट होती है वो निकल जाती है, नहीं तो धीरे धीरे लोगों की फिर किडनी खराब होती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है। आंखों, देखो पेट में गर्मी होगी तो सीधा आंख पर प्रभाव पड़ेगा। जिस दिन बहुत एसिडिटी होगी तो आंखें लाल हो जाती हैं, एसिडिटी ज़्यादा होगी तो सिर घूमने लग जाता है, पेट में गैस बनती है तो माथा दुखता है। तो पेट का सीधा प्रभाव और किडनी का सीधा प्रभाव, पेट की गर्मी का सीधा प्रभाव आपकी आंखों पर और दिमाग पर होता है।
इसलिए बोलते हैं ना, जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं रोटियों की परत लगाते रहते हैं, फिर उनकी बुद्धि भी दब जाती है। हम बचपन में सुना करते थे। इसलिए जो बच्चे पेट को ठूस ठूस करके भरते रहते हैं उनकी बुद्धि एकदम डल होती है। इसलिए बच्चों को ऐसा भारी खाना मत खिलाओ कि उनको पेट में गैस बने, एसिडिटी बने, उससे उनकी फिर मेमोरी डल हो जाती है। खैर, सुबह की बात कर रहा था। सुबह उठ करके मुंह में पानी भरना कुल्ला करके और ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारना करीब 1 से 2 मिनट, और उसके बाद आप पानी पीना। जिनको जोड़ों में दर्द है, कफ है, एलर्जी है, साइनस की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, वे गर्म पानी पीना। जोड़ों में दर्द, अस्थमा, मोटापा, वो गर्म पानी पीना। और एक आम आदमी को नॉर्मल पानी पीना चाहिए, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म। एक आम आदमी को नॉर्मल पानी तांबे के लोटे में रख करके पानी पिया जाता है, वो भी अच्छा होता है। यूँ किसी के पास चांदी का बर्तन हो तो उसमें भी रखा हुआ पी सकता है। तो ये पानी भी गुणकारी होता है। सुबह उठ करके पानी पीने के फ़ायदे सुन लो। सुबह उठ करके जो पानी पिएंगे रेगुलर, उनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उनकी कभी किडनी खराब नहीं होगी, उनको एसिडिटी नहीं होगी, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा, आंखें ठीक रहेंगी। सुबह उठ करके पानी पीने से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा। सुबह उठ करके पानी पीने से आपके ब्लड का प्योरीफिकेशन ठीक हो जाएगा। किडनी तो प्योरीफिकेशन करती है ना, तो क्या होगा, जब सुबह उठ करके आप पानी पिएंगे तो एकदम से आपको 2-3 बार जो है यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, उससे किडनी एकदम क्लीन हो जाएगी। तो ब्लड का प्योरीफिकेशन ठीक होगा तो आपको फुंसियाँ नहीं होंगी, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, पिंपल्स नहीं होंगे। एक छोटी सी बात, पानी पीने से इतनी बीमारियों का समाधान। इसलिए ऋग्वेद में जल को औषधि कहा है, जैसे प्राण को औषधि कहा है, और प्राण का प्रयोग हमने किया। प्राणायाम से हमने लोगों का कैंसर ठीक किया, हार्ट के ब्लॉकेज निकाले, हेपेटाइटिस ठीक किया, आर्थराइटिस ठीक किया, लिकोडर्मा ठीक किया, सोराइसिस क्योर किया। क्या नहीं हुआ, प्राण के द्वारा सब कुछ जो असंभव दिखता था वो संभव हो गया। ऐसे जल भी एक चिकित्सा है। खैर, सुबह उठ करके पानी पिया, पानी पीने के बाद टॉयलेट जाएं, और टॉयलेट में भी जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो थोड़ा दांत दबा करके बैठे ऐसे, और इंडियन स्टाइल से बैठ करके टॉयलेट किया करें। ऐसे बैठ करके टॉयलेट करने से लैट्रिन बहुत अच्छी होती है। ये कम बखत कम बोर्ड में बैठ जाते हैं, आधा तो भीतर ही अटक जाता है उसमें। देखो, भारतीय पद्धति से जीवन जीने के बहुत फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पिंडलियों में आंतों का पॉइंट होता है, वो दब जाता है उससे। जिनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है वो थोड़ी ऐसे, ये थोड़ी भी ऐसे दबा लेना चाहिए, और दांत यूँ दबा करके बैठे। लैट्रिन में जोर नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग लैट्रिन में आती नहीं यार, तो लैट्रिन में जोर लगाते हैं। अरे मेरे भाई क्या कर रहे थे? ना, लैट्रिन में जोर लगाने से लेडीज को यूट्रस को धीरे धीरे बाहर खिसकने की समस्या, और जेंट्स को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम या धातु रोग हो जाते हैं। इसलिए लैट्रिन में जोर नहीं लगाना चाहिए। जोर कपालभाति में लगाओ ना, लैट्रिन में नीचे की तरफ जोर लगाते हो, हाँ, कपालभाति में ऊपर की ओर जाता है। तो ये वाला जोर लगाओगे तो ऊर्ध्व रेता बनोगे, धातु की बीमारी ठीक होगी, यूरिन लीकेज नहीं होगा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जोर लैट्रिन में नहीं लगाना, जोर किस में लगाना? कपालभाति करने में लगाना। एक छोटी सी बात बताइए आपको। चलो आगे बताते हैं। सुबह उठ करके जब टॉयलेट जाते हैं तो उसके पहले पानी पिया था, तो पानी पीने के 15-20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। खाने के तो 4-5 घंटे बाद प्राणायाम करना होता है, लेकिन सुबह के पानी पीने के 10-15 मिनट बाद प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करने के 15-20 मिनट बाद नहा सकते हैं। प्राणायाम करने के 15-20 मिनट बाद खाना खा सकते हैं। प्राणायाम करने के तुरंत बाद, माने इधर से प्राणायाम किया, तुरंत नहीं नहाना चाहिए, तुरंत नहीं खाना चाहिए। 15-20 मिनट, कम से कम 10 मिनट, और बहुत ही इमरजेंसी हो तो 5 मिनट का अंतर तो जरूर रखना चाहिए। खैर, ये सुबह उठने की बात हुई। प्राणायाम करने के तुरंत बाद फिर नाश्ते में चाय नहीं लेनी चाहिए। उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, हैवी चीज़ें नहीं खाओ। तो नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं? नाश्ते में आप ले सकते हैं मूंग, अंकुरित फल, दूध। जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, स्किन प्रॉब्लम है, खून कम है शरीर में, एसिडिटी है, वे लौकी का जूस पिएं। लौकी को आप नेपाली में लौका बोलते हैं, तो लौका का जूस पिया करो सुबह उठ करके। लेकिन ठंडा होता है ये,
और कड़वी लौकी का कड़वा जो लौका होता है ना, उसका मत पीना जूस। वो उल्टी लगा देता है, दस्त लगा देता है, आदमी को बेहोशी की स्थिति में पहुंचा देता है। बहुत कम होता है, रेयर होता है। अब हो सकता है 2-3 साल में एक बार आए, लेकिन वो एक बार ही पूरी गड़बड़ कर देता है। तो कड़वा लौकी का जूस मत पीना, बस इतना ध्यान रखना। लौकी के जूस के फायदे सुन लो। लौकी का जूस लगातार पीवो तो इससे हाइपरटेंशन कंट्रोल आता है। लौकी का जूस लगातार पीवो, हाइपरटेंशन बाद में क्योर ही हो जाता है। लौकी का जूस लगातार पियो तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। लौकी का जूस पीने से वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। लौकी का जूस पीने से हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल तो विद इन ए वीक आपका एकदम कंट्रोल आ जाता है। आप लौकी का जूस और लौकी का सब्जी का ज़्यादा प्रयोग करो और थोड़ा सा प्राणायाम करो। एक सप्ताह में जिनका कोलेस्ट्रॉल कितना ही ज़्यादा है, 400 बढ़ा हुआ है तो 200 पर आ जाएगा। ट्राइग्लिसराइड जिनका 500, 600, 700, 800, 900 तक पहुंच जाता है, एकदम नॉर्मलाइज। कोलेस्ट्रॉल के लिए अचूक दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा मत खाइए। कोलेस्ट्रॉल की दवा खाओगे लीवर खराब होगा। इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं उनका डॉक्टर हर 6 महीने में लीवर का अल्ट्रासाउंड करवाता है, नहीं तो लीवर को खराब कर देती है कोलेस्ट्रॉल की दवा। तो लौकी का जूस पियो ना, सस्ता भी और अच्छा भी और हेल्दी भी, और उसके और दूसरे फायदे हैं। और कोलेस्ट्रॉल की दवा खाओगे तो उसके नुकसान बहुत हैं। खैर, लौकी का जूस बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। इसलिए जिनको सर्दी, अस्थमा, कफ, एलर्जी है वे इसको गर्म करके पिए या सूप बना करके पिए। वैसे लौकी के जूस में काली मिर्च, तुलसी और पुदीना डाल के पीते हैं तो टेस्टी लगता है। अच्छा, जिसको कोई बीमारी ना हो उसको लौकी का जूस पीना हो तो कैसे पिए? वो आंवले का रस ले ले। जिसको कोई बीमारी ना हो तो लौकी का जूस में आंवले का रस मिला लेना, आपको यहाँ आश्रम का मिल जाएगा। तो इससे टेस्टी हो जाता है, लौकी का जूस पीने में अच्छा लगता है। अब बच्चों को पिलाना है, उनकी आईसाइट को भी ठीक रखना, तो उसमें आंवला भी डाल दो और थोड़ा सा उसमें सेव डाल दो या गाजर डाल दो। जो समर्थ हैं वो सेव डाल लें, जिनको नहीं तो गाजर तो सबको मिल ही जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये एक हेल्दी जूस बता दिया जिनको कोई बीमारी नहीं है उनके लिए। फिर जिनको डायबिटीज़ है उनको खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना चाहिए। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, इनका जूस बना ले। इसमें 7 पत्ते सदाबहार के फूल डाल ले। सदाबहार हमेशा उसके बारे में फूल खिलते रहते हैं, सदाबहार के फूल उसमें डालने तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो ये लौकी का जूस मैंने आपको बताया, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस डायबिटीज वालों के लिए बताया। कपालभाति और मंडूकासन के साथ ये जूस पियो ना, और देखो फिर कमाल। फिर आपको जो आश्रम की मधुनाशिनी लेते हैं ना, उसकी भी ज़रूरत बाद में नहीं रह जाएगी। मैं कहता हूँ कि मधुनाशिनी की ज़रूरत उस समय पड़ती है जब कपालभाति, मंडूकासन और ये जो खीरा, करेला, टमाटर वाले से भी फायदा नहीं होता, किसी को बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो फिर वो मधुनाशिनी का प्रयोग करें। मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी योग, दूसरा प्राकृतिक जीवन। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं आता, तो लौकी का जूस सिक के बावजूद, अनुलोम विलोम भ्रामरी के बावजूद भी ना, तब मुक्तावटी के बारे में सोचे। खैर, मैं बोल रहा था नाश्ते में आप लौकी का जूस, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, अंकुरित अन्न, किसी दिन दलिया, किसी दिन फल, किसी दिन दूध, और भाई किसी को बहुत ही ज़्यादा पराठे खाने की इच्छा हो तो सप्ताह में अधिकतम 1 बार खाया करो, रोज नहीं खाया करो, है ना। ज़्यादा पराठा खाने से फिर पेट गड़बड़ होता है। इसलिए हम हमेशा हेल्दी फूड लो, फ्राइड फूड अवॉइड करो, डीप फ्राइड तो खाओ ही मत। और कुछ बात बताते हैं। अब नाश्ते के बाद हम भोजन पर आते हैं, लेकिन बीच में एक और ख़ास बात बताते हैं। जो बीमार लोग हैं उनको अक्सर हम कहा करते हैं 5 चीज़ों का जूस पिए। ये खाली कैंसर वालों के लिए नहीं, किसी भी तरह की शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए 5 चीज़ों का जूस। 5 चीज़ों का जूस क्या है? व्हीट ग्रास, एलोवेरा। व्हीट ग्रास बोलते हैं गेहूं के जवारे को। गेहूं को बो दो और 9 दिन में, थोड़ा मौसम के अनुसार कभी ज़्यादा भी लग सकते हैं, 9 दिन में, 10 दिन में, 11 दिन में, या 7 दिन में भी कहीं कहीं तैयार हो जाते हैं। तो गेहूं को बोने के बाद उसका जो हरा घास ऊपर निकल आता है उसको काट लें, पूरा उखाड़ लें जड़ सहित उसको, क्योंकि
उसमें से दोबारा नहीं यूज़ करना है, दोबारा तो फिर नया गेहूँ बोना है। तो गेहूँ को बो दिया तो फिर क्या होगा, नीचे उसमें सफ़ेद होता है और ऊपर हरा निकलता है। मूल जो तो रूट उसका होता है वो वाइट होता है, और जो उसका ऊपर ग्रास होता है वो ग्रीन होता है। तो उसको वीट गेहूँ को बोलते हैं, तो वीट ग्रास। तो वीट ग्रास ऊपर हरा भाग लेना है, तो सफ़ेद भाग उसको काट के फेंक देना है। तो वीट ग्रास लेंगे, उसको कूटेंगे, तो करीब 50 ग्राम लेते हैं, तो उसमें 20-25 ग्राम रस निकल आता है। तो ये 20 से 25 ग्राम गेहूं का जवारे का रस, 20-25 ग्राम एलोवेरा, घृत कुमारी, जिसका मोटा गुद्दा वाला एक होता है घृत कुमारी, तो घृत कुमारी वो भी 25 से 50 ग्राम, एलोवेरा भी 25 से 50 ग्राम, रस की बात कर रहा हूं मैं। इसमें गिलोय, गिलोय एक लता होती है, ताज़ी मिल जाए तो करीब 1 फीट की डंडी लें, उसको कूट करके उसका रस निकालें। ताज़ी ना मिले तो जो ड्राई गिलोय है वो 1 चम्मच उसके अंदर डाल लें। 7 पत्ते तुलसी के और उसमें 7 पत्ते नीम के, ये लगातार प्रयोग करने से और प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करने से हमने देखा लोगों का कैंसर अच्छा हो गया। बहुत ज़बरदस्त है ये। इससे जिनको कैंसर है, जिन बच्चों को थैलीसीमिया है, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिनको मल्टीपल है, जिनको एसएलए की प्रॉब्लम है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां बता रहा हूं मैं, माने जिनके लिए पूरे मेडिकल साइंस ने मना कर दिया कि ये बीमारी तो अच्छी होगी ही नहीं, वो बीमारी भी अच्छी हो जाती है। इससे शरीर के जो टॉक्सिसिटी एकदम डाउन आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी का लेवल एकदम डाउन आ जाता है। इससे जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। इसका मतलब इसको कोई भी ले सकता है। गेहूं के जवारे के फायदे, उससे खून बढ़ता है, एसिडिटी ठीक होती है, उससे हार्ट के ब्लॉकेज कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, उसके बहुत फ़ायदे, गेहूं के जवारे से ही बहुत फ़ायदे हैं। ऐसे ही एलोवेरा के बहुत फ़ायदे, उससे मंथली अच्छा होता है, उससे खून बढ़ता है, उससे पेट की सब समस्या ठीक होती है। गिलोय अपने आप में सब रोगों की एक दवाई है, तुलसी भी ऐसी है, नीम भी ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमें ज़्यादा एनर्जिक बनाती है, हमारी टॉक्सिसिटी को कम करती है। तो आप जो बीमार हैं या जो स्वस्थ हैं वो भी वीक में एक बार ही पी लें तो भी बहुत अच्छा है। खैर, इसी तरह से कुछ और बातें बताते हैं। जिनको कैंसर आदि की प्रॉब्लम है, या शरीर पर सूजन आदि की, या अर्थराइटिस आदि की और भी कोई प्रॉब्लम है, वो सुबह खाली पेट, जैसे गेहूं का जवारा लेना है, नाश्ते से 2 घंटा पहले लेना है, ऐसे ही आप गोमूत्र पी सकते हैं, ताज़ा मिल जाए, देसी गाय का पीना है। नहीं तो आप आश्रम आदि का बना हुआ, दूसरा भी कोई संस्थान अच्छा बनाता हो तो उसका गोमूत्र का अर्क पी सकते हैं। एक खास बात, आँखों के लिए मैंने बात बताई थी आपको, सुबह उठ करके आँखों पर छींटे मारे हैं, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, पानी का प्रयोग ज़्यादा करें, उसमें आंवले का चूर्ण आप खाएं। आंवला सबको सुलभ हो जाता है, आंवला बहुत अच्छा होता है, आँखों का पॉइंट भी होता है, ये दबाने के लिए हम बताएंगे थोड़ी देर बाद में। आंवले का चूर्ण, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, इस तरह की चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और आंवले का रस मैंने बोला लौकी में ले सकते हैं। और आँखों सहित पूरे शरीर के पोषण के लिए आप च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश का जब से बाजारीकरण हुआ, उसका विज्ञापनकरण हुआ, तो उसमें क्या हुआ, जो च्यवनप्राश की जो असलियत थी वो गायब हो गई। च्यवनप्राश जो है एक बाजारू उत्पाद ऐसा बना कि वो एक मेडिकेशन न रह करके वो जो है लोगों के लिए एक व्यापार का एक बहुत बड़ा तंत्र बन गया। खैर, आपको हम बता रहे थे कि आंवले का प्रयोग आप आँखों के लिए कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आयुर्वेद में जो आपके शरीर के अलग अलग अंगों को शक्ति देती हैं। जैसे जिनका शरीर बहुत वीक हो, मोटे लोगों को तो मैं हमेशा बताता हूँ कपालभाति करो, गर्म पानी का सेवन करो, और पैर घुमाने वाला अभ्यास, पैर उठाने वाला अभ्यास, और द्विचक्री का आसन करो। लेकिन जिनको वजन बढ़ाना है वो क्या करें, वो अश्वगंधा का प्रयोग करें। देखो, आयुर्वेद की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दवा एज ए मेडिकेशन नहीं है, वह एज ए फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट उनको बोलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह की जो कमियां होती हैं उसको पूरा करते हैं। जैसे आप एक हेल्दी आदमी भी आंवले का चूर्ण रोज नहीं तो कभी कभी लेता रहे तो उसकी आंखें ठीक रहेंगी। एक हेल्दी आदमी भी यदि अश्वगंधा, शतावर और सफ़ेद मोसरी इनका चूर्ण का प्रयोग करता रहे तो उसको कभी भी सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं होंगे। एक माँ यदि शतावर का प्रयोग करती रहेगी तो उसके स्तनों में दूध पूरा रहेगा, स्तनों का विकास पूरा होगा और उसको दूसरे मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स में भी फायदा होगा।
ऐसे ही जो वीक लोग हैं, जिनका शरीर बहुत कमज़ोर है, हड्डी पसलियाँ दिखती रहती है, बहुत मोटा होना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ इतने पतले होते हैं, उनके कपड़े उतरवा के फ़ोटो खिंचवाओ ना तो पता नहीं लगे कि एक्सरे करवाया या फ़ोटो खिंचवाया है। इतना कमज़ोर भी तो होना ठीक नहीं है ना। तो जो बहुत कमज़ोर हैं वो अश्वगंधा का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से ले लें। ये सारे उत्पाद आपको उपलब्ध करवा रहे हैं हम पतंजलि योगपीठ की ओर से, यहाँ अग्रवाल भवन में अभी, और उसके बाद में यहाँ पर पतंजलि चिकित्सालय स्वतंत्र मार्ग स्वयंभू चक्रपथ काठमांडू नेपाल में अभी एक स्थान पर उसकी शुरुआत की गई, आगे इसको विस्तार दिया जाएगा। मैं कह रहा था आपको जो बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, वे अश्वगंधा का प्रयोग करें। 2 से 3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले लें। जिनको वजन बढ़ाना हो वो अश्वगंधा का चूर्ण लें। जिन माताओं बहनों के स्तन वीक हों और दूध कम हो वो शतावर का चूर्ण लें माताओं के लिए। जिनका शरीर वीक है, स्तन भी पूरी विकसित नहीं हुए हैं, ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं हुई है, उससे बहुत तरह के उनको आत्मग्लानि के भाव पैदा होते हैं। मैं आपको बता रहा था कि यदि कमजोरी है तो अश्वगंधा और साथ में और भी कुछ प्रयोग करें। दूध के साथ अश्वगंधा लें, और जो खजूर होते हैं, खजूर और दूध लेने से जिनका वेट कम होता है, इसको डेट बोलते हैं, डेट वेट बढ़ाता है, अंग्रेजी में डेट बोलते हैं खजूर को ना। तो खजूर और दूध ये वजन बढ़ाते हैं, केला और दूध ये वजन बढ़ाते हैं, केला और दही ये वजन बढ़ाते हैं। और केले में थोड़ा और घी डाल दो ऊपर से, और थोड़ा शहद डालो, और फिर खा कर के ऊपर से दूध पी लो, तो वजन भरपूर जिनका कम है उनका बढ़ जाएगा, अर्थात नॉर्मल हो जाएगा। जिनको वजन बढ़ाना हो, आम की सीज़न में आम और दूध लेते हैं, उससे भी वजन बढ़ता है। आप केला और दूध, उसको जो है, जो नॉर्मल दूध होता है या ठंडा दूध होता है, तो उसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं केले का। खैर, मैं वजन बढ़ाने के लिए बता रहा था, बढ़ाने वाले कम हैं, घटाने वाले ज़्यादा हैं। जिनको घटाना हो वे त्रिफला चूर्ण रात को 1 से 2 चम्मच भिगोएं, और त्रिफला चूर्ण 1 से 2 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगोएं, और सुबह उसको उबाल लें। उबालने के बाद गरम गरम को छान करके उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शहद और 2-4 बूंद अदरक की डाल करके उसको पी जाएं। तो ये मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ वजन घटाने के लिए, पहले बढ़ाने के लिए बताया था, अब घटाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही तरह के ग्राहक हमारे सामने हैं यहाँ। जिनको घटाना है वो 1 से 2 चम्मच त्रिफला रात को भिगो करके सुबह है उसको उबाल करके छान करके गरम गरम में शहद डाल करके, थोड़ा सा उसमें नींबू भी डाल सकते हैं और उसमें अदरक भी डाल सकते हैं, 1 नींबू और 2-4 बूंद अदरक का रस वो भी उसमें डाल लें और उसको पिए, तो पेट भी अच्छा साफ होगा और वेट भी कम हो जाएगा। यूँ अश्वगंधा के पत्ते यदि किसी को मिल जाए तो सुबह शाम 1-1 पत्ता, सुबह शाम दोपहर 1-1 पत्ता खाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ निगल जाने से भी वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। अश्वगंधा का पत्ता वजन घटाने में उसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। वो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, जोड़ों के दर्द को भी कंट्रोल करता है और थायराइड में भी लाभ देता है। ये हमने जिन्होंने प्रयोग किया उन्होंने जो हमें बताया वो आपको ज्ञान हम दे रहे हैं। अब देखो, ये वजन वाली बात थी। अब डाइट वाली बात पर फिर से हम आते हैं। नाश्ते के बाद दोपहर के खाने में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, अर्थात आप 8 बजे नाश्ता लेते हैं तो 12 बजे भोजन करना चाहिए, और दोपहर के खाने के बाद शाम के खाने में 6 से 7 घंटे का अंतर होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और बार बार नहीं खाना चाहिए, सुबह एक बार नाश्ता, दोपहर को खाना, फिर शाम को भोजन। हाँ, ज़्यादा भूखा भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं भरना चाहिए। ज़्यादा भूखा रहने से गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और दूसरी प्रॉब्लम आती है। इसलिए नाश्ता चाहिए थोड़ा ही करो, खाओ, फिर भोजन दोपहर का और फिर रात को खाना। बीच में जो 4 बजे के आसपास खाने की जो नई फैशन जो चला है, नया ट्रेंड चला है, ये ठीक नहीं है, इसको बदलो। बार बार चाय मत पियो। देखो, हैवी कॉफ़ी इंटेक और हैवी सोल्ट इंटेक ये दोनों ही कैंसर को पैदा करते हैं। कैंसर खाली तम्बाकू से ही नहीं होता, ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा कैफीन का प्रयोग करना। चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है, यही तुम्हारे शरीर में नशा सा करता है। तुम्हें लगता है ना ताकत आ जाती है चाय पी के, ताकत नहीं आ जाती है, नशेड़ियों, इससे नशा हो जाता है। इसमें कोई ताकत नहीं है। जो थोड़ी बहुत ताकत आती है तो चीनी से आती है, दूध से आती है। ये चाय तो इसमें कैफीन होता है, और ये कैफीन ज़्यादा लिया जाए, जो 8-8, 10-10 बार चाय पीते हैं, सुन लो ध्यान से, उनको पेट का कैंसर होने वाला है।
जो नमक ऊपर से डाल डाल करके खाते रहते हो, कुछ लोग नमक बहुत हैवी नमक खाते हैं, तो हैवी सोल्ट इनटेक एंड हैवी कैफीन इनटेक ये दोनों कैंसर को पैदा करते हैं। हाँ, कैंसर और भी होता है, किस कारण से होता है? पेस्टिसाइड से। इसलिए जो भी हरी सब्जियां आप घर में प्रयोग करते हैं उनको गर्म पानी से धो करके, और जिनका छिलका उतारा जा सकता है उनका छिलका उतार करके ही सब्जी बनाया करें। लौकी का जूस भी पीते हैं तो छिलका उतार करके जूस पिया करें। लौकी, तुरई, सब सब्जियों के ऊपर आजकल पेस्टिसाइड्स यूज करने लगे। इसलिए जिन सब्जियों का छिलका उतारा जा सकता है उनका छिलका उतार के प्रयोग किया करें, और जिनका छिलका नहीं उतारा जा सकता जैसे भिंडी, जैसे टमाटर, इनका छिलका तो नहीं उतार सकते आप, तो भिंडी को, टमाटर को, ऐसी सब्जियां जिनका छिलका नहीं उतारा जा सकता उनको गर्म पानी में धो करके फिर पकाना चाहिए, ये खास बात। हाँ, ऐसे फल भी जिनका छिलका नहीं उतारा जा सकता उनको गर्म पानी से धो करके खाना चाहिए, जैसे अंगूर। अब अंगूर का तो छिलका नहीं उतार सकते, जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे चेरी, ऐसे जो फल जिनका छिलका नहीं उतर सकता उनको गर्म पानी से धो के खाया करें, और जिनका छिलका उतर सकता है उनका छिलका उतार के ही खाया करें। उससे क्या होगा? उससे आप पेस्टिसाइड से बच जाएंगे। ये पेस्टिसाइड शरीर में कैंसर पैदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, जो तंबाकू नहीं खा रहे हैं, जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, बीड़ी नहीं पी रहे हैं, जो शराब नहीं पी रहे हैं, उनको भी कैंसर हो रहा है। उसका कारण है पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा प्रयोग। इससे बचें। खैर, छोटी छोटी बहुत सी बातें मुझे आपको बतानी है, अभी आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से बचें, और जिन सब्जियों पर पेस्टिसाइड यूज होता है उनका कम प्रयोग करें। खैर, अब और बात बताते हैं। एक कैंसर का कारण है फूड एंड न्यूट्रिशंस की कमी। हम लोग खाना तो खाते हैं, हेल्दी फूड कम लेते हैं, हैवी फूड ज़्यादा लेते हैं। बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, चाऊ यहाँ चाउमीन नहीं, चाऊ बहुत खाते हैं। हाँ, ऐसे ये जो जितना भी फास्ट फूड है, ये रेडीमेड फूड है, और प्रोसेस्ड फूड है, और पैक्ड फूड है, ये सब बहुत खतरनाक होता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड और प्रिजर्व्ड फूड ये भी कैंसर को पैदा करते हैं। हरी सब्जियां पूरी मात्रा में लिया करो। जो हरी सब्जियां ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उनको कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कैंसर भी नहीं होता। खैर, अब कैंसर के बाद और भी बहुत से मुद्दे हैं, सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करना है हमें। सिर्फ छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा किया करें, और दालों में मूंग की दाल ज़्यादा खाया करें, और दालें हमेशा छिलके वाली ज़्यादा प्रयोग किया करें। कुछ खान पान के बारे में कुछ खास निर्देश मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, दालें छिलके वाली ज़्यादा खाया करें, और दालों में मूंग की दाल ज़्यादा, और बाकी मसूर, मोठ, उड़द, राजमा, अरहर, तुवेर, हाँ, जो चना, ये सब काला सफ़ेद चना, लोबिया, इनको देखो, लोबिया ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन बाकी जो भारी दालें हैं जैसे चना की दाल है ये कभी कभी खानी चाहिए, और राजमा है ये कभी कभी खाना चाहिए, लेकिन मूंग रोज़ ले सकते हैं आप, लोबिया रोज़ ले सकते हैं आप। फिर देखो, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हरी सब्जियां वो ज़्यादा ले, लेकिन जो भारी सब्जियां होती हैं और जो वायुकारक सब्जियां होती हैं जैसे गोभी, आलू, बैंगन, ये कम खाना चाहिए। भिंडी, अरबी, सूरन, जिमीकंद, कटहल, ये चीज़ें कम लेनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम जो कम लेना चाहिए वो ज़्यादा लेते हैं, और जो ज़्यादा लेना चाहिए वो कम लेते हैं। जैसे इसी तरह से आटे के ऊपर, हमने आटे के ऊपर एक अच्छा शोध किया है, उसके पूरे परिणाम आपको और बाद में दे देंगे। आप चाहते हो कि आपके शरीर में खून की कमी नहीं आए और आटे से कैल्शियम की पूर्ति हो जाए, तो आप गेहूँ, चना, जौ, सोया, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंगोड़ा, और जो है यहाँ जैसे बाजरा नहीं हो तो यहाँ कोदो डाल सकते। इधर कोदो बहुत होता है, कोदो पेट में जाके थोड़ा कूदता भी है, फूलता है, तो आप बाजरे की जगह इधर कोदो डाल सकते हैं। खैर, ये आटा जो मैंने आपको अभी बताया, इस आटे के प्रयोग से कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, और इससे आयरन की पूर्ति हो जाती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होगा, फैट कम होगा, और एनर्जी पूरी मिलेगी। तो इस तरह से सामान्य रूप से एक आटा तो हम गेहूँ, चना, जौ का बताते ही हैं, उसमें आप यदि सिंगोड़ा भी मिला लेते हैं, जैसे गेहूँ, एक सामान्य आटा बता देते हैं, गेहूँ जैसे 1 किलो है तो 250 ग्राम चना, 250 ग्राम जौ, 250 ग्राम सिंगोड़ा, और बाकी 100 ग्राम उसमें जवार, बाजरा,
या कोदो आदि, या मकई, चौलाई और सोयाबीन, ये ऐसे मिलाकर के प्रयोग करें। ये एक बहुत हेल्दी आटा होगा। नमक आप सेंधा प्रयोग करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, और दूध जो है गाय का प्रयोग करेंगे तो उत्तम होगा। तेलों में सरसों का तेल उत्तम होता है। यो गाय का घी यदि किसी को प्रयोग करने के लिए मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। फलों में सबसे अच्छा फल होता है सेब का, अमरूद का, चेरी का, स्ट्रॉबेरी का, पपाया, पपीता का, खरबूजा, तरबूजा, आड़ू, इस तरह के हल्के फल होते हैं। अब जो है कुछ भारी फल होते हैं, जैसे आम होता है, अंगूर होता है, लीची होती है, केला होता है, चीकू होता है। तो डायबिटीज़ वालों को ये भारी फलों से थोड़ा बचना चाहिए। और जो ऐसे ही आप कुछ मुरब्बा प्रयोग कर सकते हैं अपने आहार में। सबसे अच्छा होता है आंवला का, फिर बेल का मुरब्बा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आजकल तो गाजर, पपीता, सब चीज़ों का मुरब्बा मिलने लग गया। ऐसे हरड़ का भी हम मुरब्बा बनाते हैं, वो भी उपयुक्त होता है। इसी तरह से अचारों में कुछ अचार खाने ही नहीं चाहिए। जैसे आम का अचार कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हम आम ही का अचार खाते हैं। अचार किसका खाएं? हरी मिर्च का। अचार किसका खाएं? जो कैर होता है, गोल गोल होता है ना, राजस्थानी लोग उधर राजस्थान से मंगवा लेते हैं। कैर का अचार खा सकते हैं, नींबू का अचार खा सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, आप हरी मिर्च का अचार खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में। लेकिन जो है अचारों में आप बचें किसके अचार से? आम के अचार से, जिसको आप ज़्यादा खाते हैं। तो इसी तरह से ड्राई फ्रूटों में आप बादाम खाएं। बादाम खाने से और बादाम रोगन नाक में डालने से सिर दर्द अच्छा होता है, उससे ब्रेन ठीक काम करता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है। दिन भर आप यदि काम करेंगे तो थकान नहीं होगी आपको। तो सुनो जरा, बादाम रात को भिगो के सुबह खाएं, लेकिन काजू कम से कम खाएं। हम बादाम कम खाते हैं, काजू मुट्ठा भर के रगड़ते हैं। जिसको पड़ जाए काजू वो छोड़ता ही नहीं है। काजू कम खाना चाहिए, चिलगोजा कम खाना चाहिए, पिस्ता कम खाना चाहिए। हाँ, ये थोड़े थोड़े खाने चाहिए, एक दो पीस चिलगोजा खाने से, एक दो पीस पिस्ता खाने से, एक दो पीस अखरोट खाने से हमारी स्किन का कलर बहुत साफ रहता है। आजकल विज्ञापन करने वाले क्या करते हैं? बादाम को साबुन में डालते हैं। मेरे भाई, बादाम रगड़ने से फायदा नहीं होगा, बादाम खाने से फायदा होगा। तो चीजों को ठीक से प्रयोग करना सीखें जरा। कुछ चीजें ऐसे कभी नहीं खानी चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, कभी भी उसको नहीं पीना चाहिए और कभी भी उसको नहीं खाना चाहिए। अरे माता जी को बैठ जाने दो, झगड़ा मत करो। ए भाई, शांति रखो। कुछ चीजें कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का मैं सोच रहा था हिंदुस्तान पर ही हमला है, या नेपाल में भी बहुत खतरनाक तरीके से कोल्ड ड्रिंक बिकती थी। अब थोड़ा कम हुआ है ना। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया है या कम कर दिया है? अरे ये तो सारे एकदम पक्के। और आज तो सभी हाथ उठा करके एक संकल्प लेकर के जाएंगे, आज से कोल्ड ड्रिंक नाम का जो जहर है, जिसको हमने बोला है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, आज सभी हाथ उठा करके संकल्प लेंगे, आज से कोल्ड ड्रिंक या टॉयलेट क्लीनर बंद हो जाएगा पूरी तरह से। ओहो, इसने बहुत लोगों की हड्डियां खराब की। आपको एक सर्वे बताता हूं इंडिया का अभी का। इंडिया में पहले बहुत इन्होंने पिलाया, और बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े हीरो हीरोइनों को, ओ एक हीरोइन सी आती है जो दूर से पकड़ती है जैसे कोई अमृत टपक रहा है इसमें। उसी के ऐड इधर भी बहुत लगे हुए। हिंदुस्तान में तो सब बंद हो गया। अब इससे हिंदुस्तान के मैक्सिमम आबादी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। आज भारत में नंबर 1 बीमारी हो गई हड्डियों की कमजोरी, और उसके लिए जिम्मेदार था ये कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पीने से लोगों की हड्डियां गल जाती हैं। दांत डालो तो 3 से 6 दिन में तो दांत खत्म हो जाता है, जो सबसे हार्ड हड्डी होती है। और किसी का टॉयलेट बहुत गंदा होना तो पहले ही दिन एक्सपेरिमेंट कर लेना, 2-4 बूंद ही डालना इसकी ठंडे की, एकदम चकाचक साफ हो जाएगी आपकी लैट्रिन। इसलिए हमने इसको बोला ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। सभी जोर से बोलेंगे, ठंडा मतलब। अरे टॉयलेट क्लीनर पीने की चीज होती है क्या? ना 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 भाई, इसका कभी प्रयोग नहीं करना। अपने बच्चों को भी इससे बचाना, नहीं तो इससे बच्चे लगातार पीते हैं बचपन से ही और जवान होने तक, तो इससे बच्चे नपुंसक हो जाते हैं। और माताएं बहनें यदि गर्भवती इसको पीती हैं तो अपंग बच्चे पैदा होते हैं।
और यदि ज़्यादा मात्रा में पी ली जाए तो आदमी को उसी समय ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। और ज़्यादा लंबे समय तक पिए तो इससे डायबिटीज़ होती है, ओबेसिटी बढ़ती है, इससे हाइपरटेंशन और तमाम तरह की समस्याएं। ये इसके ऊपर रिसर्च किया तो पता लगा। तो कोल्ड ड्रिंक नाम का जहर कभी नहीं पीना चाहिए। आइसक्रीम कभी कभी खा सकते हो, हाँ? जैसे कुछ चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए, जैसे शराब, तम्बाकू। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी प्रयोग भी करें। तो जैसे अब जो है बच्चे हैं, नहीं माना तो 2-4 महीने में कभी एक बार उनको, अब फास्ट फूड, अब बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए कि पता नहीं हम वो नहीं खाएंगे तो न जाने हमारा प्रोग्रेस ही रुक जाएगा सब। तो इस तरह से कुछ चीज़ों से आप बचें। खैर, अभी आपको मैं खान पान के बारे में बता रहा था। हरी सब्जियां ज़्यादा प्रयोग करें, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, शाम का खाना हल्का खाएं, दोपहर का खाना भरपेट खाएं, नाश्ता हल्का लें और शाम के खाने के बाद दूध पीने से पेट साफ रहता है। दही रात को ना लें, दही छाछ, दही सुबह, दोपहर को छाछ और शाम को दूध। अब दूध के बारे में भी सुन लो। जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको आंतों में आंव बनता है, उनको दूध नहीं लेना चाहिए, उनको दही छाछ लेना चाहिए। जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, आंव की प्रॉब्लम है, संग्रहणी की प्रॉब्लम है, उनको दूध नहीं लेना चाहिए, दही छाछ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोलाइटिस आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में 2-4 बातें बता देता हूँ। जिनको कोलाइटिस है वे अनार का जूस पिए, वे हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, वे घी बिल्कुल बंद कर दें, मीठा बिल्कुल बंद कर दें, वो दूध का सेवन ना करें, वो दालें, मूंग आदि की दालें लें, हरी सब्जियां लें और प्राणायाम नियमित रूप से करें और पिंडलियां दबाएं। और जिनको ये आंव संग्रहणी की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए खास एक बात और भी बता रहे हैं। यदि कब्ज रहता है तो थोड़ा सा लौकी का प्रयोग करें और लौकी और अनार का जूस दोनों साथ साथ ले लें। तो होता क्या, अनार जो है वो पेट को ठीक रखता है और बार बार दस्त होने से बचाता है और आंव को पचा देता है। आंव का के लिए अनार और बेल एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये आंव संग्रहणी कोलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग 2-2, 3-3 बार टॉयलेट जाते, पेट साफ ही नहीं होता, पेट में मरोड़ा होता रहता है, आंतों पर सूजन रहती है, उसके लिए मैं बता रहा था। खैर, अब कुछ खास और बात बताते हैं। खान पान के बारे में बात पूरी हुई, अब आपकी बीमारियों के बारे में लेते हैं। बालों की समस्या बहुत लोगों का है, बाल झड़ने लगते हैं। तो बाल झड़ते हो तो आंवले का प्रयोग तो करें। आंवला बालों के लिए, आंखों के लिए और पेट के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ये नाखून पीछे से ऐसे रगड़ने से बाल झड़ने से बच जाते हैं। ऐसा करना है ना? ये 5 मिनट ऐसा करना, दिन भर नहीं, ऐसा 5 मिनट करने से बालों का झड़ना रुक जाएगा। और यदि किसी की पूरी खेती उजड़ गई हो तो ऐसा करना, उनको थोड़ा बगीचा भी आ जाएगा। और कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही करना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दिव्य केश तेल लगा लेना। जिनको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत लोगों को डैंड्रफ जो है ना, वो सिर में पपड़ियाँ जमने लगती हैं। ये माताओं बहनों को, पुरुषों को भी बहुत होता है। तो डैंड्रफ के लिए एक खास उपाय बता रहे हैं आपको। 1 चम्मच नारियल का तेल, 2-3 चम्मच दही, और जो बोरेक्स होता है वो बोरेक्स ले लें, बाजार में मिल जाता है। सुहागा, उसको तवे पर डालो तो फूल जाता है। तो सुहागे की खील 1 चम्मच, नारियल का तेल 1 चम्मच, 2-3 चम्मच दही मिला करके और बालों में ऐसे ऐसे मालिश कर लें। और ऐसे ऐसे मालिश करने के बाद 15-20 मिनट बाद सिर धो ले, तो उससे आपके डैंड्रफ की समस्या 3 बार 5 बार करने से खत्म हो जाती है। माताएं बहनें 2-3 दिन में तो सिर धोती हैं, तो ऐसे 2-3 बार लगाओगे तो डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। ये डैंड्रफ के लिए। बालों को चमक कम है तो मुल्तानी मिट्टी लगाओ तो बालों में चमक आ जाती है। और प्राणायाम करने से बाल बहुत घने और काले रहते हैं। और माताओं बहनों को जिनको बाल बढ़ाने का शौक हो, आज तो मैं सिर धो के आया ना तो इसलिए खुले हुए हैं। बहुतों को मेरे बालों से भी बहुत ईर्ष्या होती है। और कुछ तो बड़े झुक झुक करके सिर पर माथा टिका टिका करके देखते। मैंने कहा क्या देख रहा है? बोले देख रहा हूँ कि बाल असली हैं या नकली हैं। मेरे भाई योग करो, और मैंने कहा हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करो और आंवले का प्रयोग करो तो बाल आपके अच्छे रहेंगे, आंखें अच्छी रहेंगी और पेट अच्छा रहेगा।
इसी तरह से कुछ और भी छोटी छोटी बीमारियां, आंखों के लिए एक दवाई भी हम बताते हैं। 1 चम्मच अदरक का रस छिलका उतार के, 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, और इसमें 3 चम्मच शहद मिला दें और मिला करके रख दें। यहाँ तो वैसे भी मौसम अच्छा रहता है, गर्मी हो तो फ्रिज में रख दें, नहीं तो ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने तो आराम से चलती है ये। आँख में डालने से ग्लूकोमा से अच्छा होता है, कैटेक से अच्छा होता है, आँखों का नंबर हट जाता है, घट जाता है धीरे धीरे। और अनुलोम विलोम तो करना ही, आंवले का प्रयोग भी करना है। कुछ चीज़ें घरेलू हैं, जैसे हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खाओ सुबह शाम 1-1 चम्मच, तो जोड़ों का दर्द में बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। रात को 1-2 पोथी लहसुन के पानी में भिगाओ, सुबह ले लो, उससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल आ जाता है, उससे जोड़ों का दर्द में फायदा हो जाता है, उसमें गैस में फायदा हो जाता है। 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच सौंफ और मेथी 1-1 चम्मच रात को भिगो दो और सुबह उनका पानी पी लो, तो उससे गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में बहुत फायदा हो जाता है। अकेला मेथी गर्म होता है, इसलिए सौंफ का प्रयोग होने से गर्मी भी मेथी नहीं करती, और सौंफ आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। सौंफ और मेथी इनको रात को दरदरा पाउडर करके रखें, रात को भिगो दें, सुबह खाली इसका पानी पी लें, तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। यूँ मेथी हम जोड़ों के दर्द के लिए और डायबिटीज़ के लिए भी बताते हैं कि रात को भिगो के सुबह उसको खा लो तो बहुत फ़ायदा करती है। बालों के बाद, आँखों के बाद हम अब आते हैं दांतों के ऊपर। दांतों के लिए सबसे ज़रूरी है, जब भी खाना खाएं दांत साफ करें। मैक्सिमम लोगों को दांतों की प्रॉब्लम रहती है। दांतों की समस्या सुनो क्या क्या होती है। दांत पीले होना, दांत क्रैक होना, दांतों में बीच बीच में से काला पड़ जाना। वो काला पड़ता है तो कीड़ा नहीं होता है, दांत काला पड़ता है तो वहाँ का कैल्शियम सड़ता है। कैल्शियम के सड़ने से दांत काला पड़ता है, हम बोलते हैं उसमें कीड़ा हो गया है, और पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं दांत में कीड़ा हो गया। दांत में कभी कोई कीड़ा नहीं होता है, वो कैल्शियम सड़ता है। कैल्शियम किसका सड़ता है? जिसके शरीर में पहले तो कैल्शियम की कमी हो। तो एक तो कपालभाति करो, इससे कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब होगा। दूध लिया करो, और जो मैंने आटा बताया था ना, वो आटा प्रयोग करना, उसमें कैल्शियम पूरा होता है। ये हमने खास रिसर्च किया है। देखो, ये कपालभाति प्राणायाम करना, दांत कैल्शियम पूरा आएगा आपके शरीर में, तो हड्डियां भी मजबूत होंगी। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, सब प्रॉब्लम अच्छी होती है प्राणायाम के करने से। तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आता है, यूएसआर नॉर्मल आता है, आर इफेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, थायराइड, पैराथायराइड, मैंने T3, T4, TSH का लेवल एकदम नॉर्मल, और FSH, LH हार्मोन का लेवल एकदम, पूरी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल आ जाती है। और जितने भी शरीर को न्यूट्रिशंस चाहिए, केमिकल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वो पूरे अपने आप अंदर से पैदा होने लग जाते हैं, और शरीर जितनी ज़रूरत होती है आहार में से उतना एब्जॉर्ब कर लेता है कपालभाति करने से। तो एक तो ये करना दांतों के लिए। दांतों की बीमारी मैं बता रहा था, दांत पीले होना, दांत बीच बीच में से क्रैक हो जाते हैं किसी किसी के, फिर दांत काले पड़ जाते हैं, फिर दांत किसी किसी के घिसने भी लग जाते हैं। ये बहुत कम में होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कैल्शियम की कमी होने से। पूरे बच्चों के दांतों की ग्रोथ नहीं होती। बच्चों में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है आजकल, दांतों की ग्रोथ पूरी नहीं होती है। बॉडी की ग्रोथ तो होती है ना, दांतों की ग्रोथ नहीं होती है। और दांतों में दर्द, चीस मारना, और मसोड़ों में सूजन, और बाद में खून आना मसोड़ों में से, और मुंह से दुर्गंध आना। मुंह से दुर्गंध के 2 ही मुख्य कारण हैं, पायरिया और पेट की खराबी। तो यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, दांतों की समस्या कितनों को है, छोटी या बड़ी, कोई भी, चीस लगने से लेकर के, सूजने से लेकर के, खून आने से लेकर के, काले होने से लेकर के, पीले होने से लेकर, हाथ हिलाना एक बार जरा, हाथ हिलाओ तो, हिलाओ 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 जरा, देखते ओह, ये तो आंखों की तरह दांतों की भी बहुत बड़ी समस्या है। हाथ नीचे कर लो। मैंने देखा है, पूरी दुनिया में सर्वे किया है, पूरी दुनिया में, UK, USA, अफ्रीकन कंट्रीज, और पूरा इंडिया, और अब नेपाल में भी मैं देख रहा हूँ 60 to 70% लोगों को आंखों और दांतों की समस्या होती है। आंख के लिए पूरा बता चुका, अब दांत के लिए बता रहा हूँ। कपालभाति पूरा करना, कैल्शियम पूरा आना चाहिए शरीर के अंदर। और अब एक खास बात बता रहा हूँ, दांतों के लिए एक मंजन घर में बनाना चाहें तो 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म। फिटकड़ी को क्या करें, कुल्हड़ी में डाल लें और फूल जाती है, फिर बाद में उसको फिटकड़ी की भस्म बोलते हैं। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म, 100 ग्राम त्रिफला, हरे बहेड़ा आंवला तो सबको मिल ही जाता है, और 100 ग्राम फिर नीम के पत्ते, और 100 ग्राम बबूल की छाल।
ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम और 20 ग्राम उसके अंदर लौंग डाल दें, ये सबको मिल जाती हैं। फिर आगे हम तुमरू के बीज बताएंगे, अकरकरा बताएंगे, ये चीज़ें सबको नहीं मिल पाएंगी। यदि मिल जाए तुमरू के बीज और अकरकरा तो वो भी 100-100 ग्राम मिला लेता है, एकदम फर्स्ट क्लास मंजन बन जाता है। और हमने एक मंजन बनाया है, जो ये ना झंझट करना चाहें या ना मिल पाए ये चीज़ें तो आश्रम का मंजन प्रयोग करना और आपको पहले दिन से फ़ायदा होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ पहले दिन से आपको मुंह में इतनी फ्रेशनेस आएगी, आप दूसरे दिन से ये पेस्ट करना भूल जाएंगे जिनमें अक्सर गाय की या जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है और आप सुबह उठ करके मुंह में उसको लगा लेते हैं। तो दांतों की सुरक्षा के लिए एक तो मंजन, और सुनो, जब भी खाना खाएं या नाश्ता करें तो दांत जरूर साफ करें। हम क्या होता है खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते, अर्थात कुल्ला अच्छी तरह से नहीं करते। कुछ लोग तो खाने के बाद बस ऐसे कर लेते हैं। और आजकल तो अमीर लोगों में एक और फैशन चला है, खाने के बाद में एक कटोरी में पानी आता है, उसमें एक नींबू का टुकड़ा कटा हुआ, एक नींबू के 10 टुकड़े करते हैं, उसमें से एक टुकड़ा उस बोट जो उसमें डाल देते हैं कटोरी में, और उसमें लोग ऐसे हाथ धो करके और ऐसे मुंह पूछ करके झूठे हाथ से उठ जाते हैं। ना ना मेरे भाई, अब खाने के बाद वाश बेसिन में जाओ और कुल्ला किया करो, उससे दांत सुरक्षित रहेंगे। दांतों के बीच में जो गैप है ना, यहाँ ये खाना रुकना नहीं चाहिए, यही बीमारी पैदा करता है। तो बस ये दांतों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। खैर, और भी बहुत से समाधान अपने शरीर की कैसे सुरक्षा करें, इसके उपाय आपको हम और बताना चाहते हैं। कुछ आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं। एक आम आदमी को सुबह उठ करके यदि 3 पत्ते तुलसी के खा ले तो कभी टीबी नहीं होगी, कभी कैंसर नहीं होगा। छोटी सी बात है, 3 पत्ते तुलसी के रोज खा लिया करो। सुबह बच्चों को दे दिया करो, रोज नहीं तो कभी कभी बच्चों को जरूर दिया करो। तुलसी अपने आप में एक एंटीबायोटिक है। तुलसी हमारे शरीर के अंदर इस तरह के तत्वों को दे देती है जिससे कि हम कैंसर से लड़ सकते हैं, टीबी से लड़ सकते हैं और उसको पैदा ही नहीं होने देगा। तो तुलसी, ऐसे ही पंचकोल, पीपल, पीपड़ा, मूल, चित्रक, चव्वेसोठ, इसको पंचकोल बोलते हैं, सब घरों में होना चाहिए। इससे जिनको बच्चों को भूख कम लगती है उसको काढ़ा बना के पिला दो, जिनको सर्दी जुकाम एलर्जी हो जाती है, बुखार हो जाता है, कफ हो जाता है, उनको पिला दो। 1 चम्मच 200 ग्राम पानी में पकाओ, 2-2.5 ग्राम ही लेना होता है एक पंचकोल। 200-250 ग्राम पानी में पकाओ, 50 ग्राम बच जाए तब छान के पिला दो। तो ये गले के लिए, कफ के लिए, एलर्जी के लिए, और जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए, बार बार सर्दी जुकाम जिनको होता है, जिनको कफ है, अस्थमा बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत अच्छा पंचकोल। और यूँ 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम खांड। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके रख लें और 1 चम्मच रात को दूध से दे दें तो पेट भी अच्छा साफ हो जाता है और काफ, एलर्जी, सर्दी जुकाम गायब हो जाता है। ये छोटे छोटे कुछ उपाय हैं। एक दलिया भी हम बताते हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको डायबिटीज है और जिनको ओबेसिटी है उनके लिए तो खास, मोटापा और डायबिटीज के लिए एक दलिया। 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग साबुत, इनको थोड़ा सेक लें और इसका दलिया बना लें। आश्रम भी इसको उपलब्ध कराता है क्योंकि सब लोगों के लिए ऐसा करना मुश्किल होता है। तो 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम मूंग, इनको थोड़ा सेक करके और फिर इसका दलिया बना लें दरदरा, और दलिया बना करके इसमें 50 ग्राम तिल और 20 ग्राम अजवाइन डाल दें। बस ये दलिया होगा तैयार। इसको उबालें, माने 50 ग्राम को करीब 500 से 700 ग्राम पानी में उबालें, धीरे 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 पकाएं तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसमें थोड़ा हरी मिर्च डाल सकते हैं आप, धनिया डाल सकते हैं और इसके अंदर हरी सब्जियां डाल सकते हैं। ये दलिया खाने से शुगर कंट्रोल आ जाता है और मोटापा कम होने लगता है। खैर, कुछ मैं घरेलू चीज़ें बता रहा था आपको। पंचकोल, इसी तरह से त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्च को त्रिकुटा बोलते हैं। इसको घर में रखना चाहिए। इसको कभी कभी शहद से ले लिया तो गले की खराश, काफ, एलर्जी या अक्सर ये होती रहती है परिवार में समस्या, इससे बच सकते हैं। कभी कभी त्रिफला, महीने में 1 बार त्रिफला जरूर ले लेना चाहिए। त्रिफला, हरड़ या इसी तरह से पेट साफ करने के लिए जो चूर्ण होते हैं, महीने में 1 बार पेट साफ करो, महीने में 1 बार मालिश करो, महीने में 1 बार उल्टी भी करो, जिसको कुंजर क्रिया बोलते हैं। इससे आपके शरीर का शोधन पूरा होता रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी प्रयोग करनी चाहिए, रोज नहीं। जैसे सर्दियों में शिलाजीत एक आम आदमी खा ले कभी कभी,
या रोज भी खा सकता है, जिसके शरीर में बहुत कमजोरी हो, जिसको डायबिटीज़ हो, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हों, जिनको अस्थमा हो, जो जो बहुत वीक हों, जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों। तो शिलाजीत अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़, उसका कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं। अब माताओं बहनों के लिए खास उपाय बताते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिनकी फिलिपियन ट्यूब बंद है, उनके लिए खास उपाय बता रहे हैं। शिवलिंगी और पुत्र जीवक के बीज, शिवलिंगी के बीज होते हैं ऐसे जैसे मुनक्का में बीज होते हैं ऐसे, और पुत्र जीवक जैसे बादाम होता है वैसे ऐसे एक बीज होता है, उसको फोड़ करके उसके अंदर गिरी निकाली जाती है। तो शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, पुत्र जीवक की गिरी 100 ग्राम पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से दे दें। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएं। ये तो देखो सबके लिए ज़रूरी है। तो फिर जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो समस्या दूर हो जाएगी। शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ है तो आप ये प्रयोग कर लेना। खैर देखो, यदि यूट्रस में फाइब्रोइड है, ओवरी में सिस्ट है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, सेक्सुअल डिसऑर्डर से स्पर्म काउंट भी कम है, स्पर्म काउंट कम होते हैं, तो इसके लिए हम बताते हैं ये दिव्य उपाय कि शिलाजीत का प्रयोग करें, शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली का प्रयोग करें, यौनामृत या चंद्र प्रभावटी आदि का प्रयोग बताते हैं। लेकिन 7 प्राणायाम एक बार सभी देखेंगे सामने, स्किन चालू है तो स्किन्स के ऊपर आप देख लेंगे जरा सामने से, सांस अंदर भरना बाहर छोड़ना, 7 प्राणायाम एक बार बता रहे हैं। ये 7 प्राणायाम सब बीमारियों का एक समाधान है। ये पूरे इंटरनल सिस्टम को अच्छा करता है। जरा एक बार ध्यान पूर्वक देखेंगे, कहीं गलती ना हो। फिर और भी बहुत से उपाय हैं जो हम आज आपको बताना चाहते हैं। हम कह रहे थे ना, आप मैक्सिमम दवाइयों से बच सकते हैं, आप अनावश्यक ऑपरेशन से बच सकते हैं। अब जैसे थोड़ा सा गला फूला और टॉन्सिल को कटवा लिया, थोड़ा सा नाक अंदर से फूला, मांस बढ़ा और नाक को कटवा दिया। ना, देखो मेरे भाई, ये 7 प्राणायाम एक बार सीख लो। 7 प्राणायाम एक बार हम बता रहे हैं, सब ध्यान पूर्वक देखेंगे कैसे करना है। देखो जरा सामने, ये 2-2.5 सेकंड में एक बार लेना और 2-2.5 सेकंड में छोड़ना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कमजोरी है, वो धीरे धीरे करें। हाई बीपी है, 2-2.5 सेकंड में लेना, 2-2.5 सेकंड में छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम है और इसको कुल 5 मिनट करना है। कैंसर, एसएलई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारियां हैं तो हम इसको डबल कर देते हैं सभी प्राणायामों का टाइम है। अब एक नॉर्मल आदमी के लिए हम बता रहे हैं, जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको इनक्योरेबल डिजीज हैं, उनके लिए प्राणायामों का टाइमिंग जस्ट डबल हो जाएगा। 5 मिनट भस्त्रिका। और सुनो, इसमें जोर से यूं नहीं करना, ऐसे नहीं। अब सेकंड, ये 5 मिनट करना होगा भस्त्रिका। कपालभाति, एक सेकंड में एक स्टॉप, एक राउंड, एक आवृत्ति 5 मिनट की, कुल समय 15 मिनट। कैंसर आदि बीमारियों में आधा घंटा करवाते हैं धीरे धीरे। इससे शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है वो अपने आप घुल जाती है। इससे स्किन की सब प्रॉब्लम मिट जाती है। सोराइसिस, एक्जिमा, सोराइसिस को मैं कहता हूं क्योर होता है। पूरी दुनिया में कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमने क्योर किया प्राणायाम करवा करके। यद्यपि उसमें थोड़ा कायाकल्प, वटी और थोड़ा दूसरी भी प्रयोग करवाए, लेकिन वो गौण थे, मुख्य था कपालभाति। सोराइसिस, लिकोडर्मा, सफेद दाग, व्हाइट पैचेज हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा, बावची चूर्ण, गोमूत्र और नीम के पत्तों के रस में भिगो करके लगाने से और ये करने से सफेद दाग भी अच्छे हो जाते हैं। ये प्राणायाम। यूट्रस ओवरी में प्रॉब्लम है, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, या फिलिपियन ट्यूब बंद है, या FSH LH हार्मोन का लेवल गड़बड़ है, या मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, महीना चढ़ करके आता है, 2-2, 1.5 महीने में पीरियड होते हैं, 3-3 महीने में पीरियड होते हैं, या बार बार होते हैं, कपालभाति ठीक कर देता है। जिनको सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग डिसऑर्डर्स हैं, या स्पर्म काउंट कम है, या लेडीज को अंडा कम बनता है, वो भी कपालभाति से अच्छा हो जाता है। इससे पूरी बायोकेमिस्ट्री,
माने किसी का कोलेस्ट्रॉल कम है या ज़्यादा है, अर्थात अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है HDL तो बढ़ जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इससे यूरिक एसिड नॉर्मल आता है, इससे ESR नॉर्मल आता है, इससे क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आता है, इससे प्रोटीन लेवल नॉर्मल आता है, इसी से शुगर लेवल नॉर्मल आता है। एक ही कपालभाति और फायदे पूरी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल, TLC, DLC, WBC, RBC, इस्नोफिल्स सब कुछ नॉर्मलाइज। सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। कपालभाति करने से वो बीमारियां, वो दरअसल होता है क्या है, हमारे शरीर में शुगर भी है, हमारे शरीर के अंदर प्रेशर भी है, हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड भी है, हमारे शरीर के अंदर यूरिया भी है, हमारे शरीर के अंदर क्रिएटिनिन भी है, लेकिन वो एक लेवल में है। एक लेवल में रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, वो लेवल गड़बड़ हो जाता है तो बीमारी हो जाती है। तो कपालभाति सबको लेवल में ले आता है। ऐसे 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 15 मिनट में 900 बार हो जाता है। फिर उसको कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये रह ही नहीं सकता। यूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला ले लो, हरित की चूर्ण ले लो, या पंचकार ले लो, या दिव्य चूर्ण ले लो, या उदर कल्प चूर्ण ले लो, बहुत चीज़ें, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं है। कपालभाति परमानेंट क्योर है कॉन्स्टिपेशन का। और सुनो, एक खास बात बता रहा हूँ, हरी सब्जियाँ का प्रयोग, जो समर्थ हैं वो सेव, जो समर्थ नहीं है वो अमरूद का प्रयोग करें या पपीता लें, वो कॉन्स्टिपेशन को मिटा देता है। 5-7 बादाम रात को भिगो दें और सुबह नाश्ते से 2 घंटा पहले 3-4 अंजीर और 8-10 मुनक्का भिगो करके खाएं। उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। खैर, अब आपको एक खास बात मैं कपालभाति के साथ और बताना चाहता हूँ। जिनको गैस की बहुत प्रॉब्लम है, मैंने बोला वो मेथी और सौंफ का प्रयोग करें, रात को भिगो दें, सुबह उसका पानी पिएं। बहुत ही ज़्यादा जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है वे गैस हरचूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत है गैस की प्रॉब्लम, और कुछ लोगों को तो इतनी गैस बनती है सुबह से शाम तक वो बमबारिंग करते ही रहते हैं। ओहो, तो गैस हरचूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं। जिनको हाई बीपी है वो कपालभाति धीरे करें। पेट का कोई भी ऑपरेशन कराया तो कपालभाति 4 महीने बाद करें। गर्भाशय का यूट्रस को निकलवाया है, या किडनी का कोई ऑपरेशन करवाया है, या हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, या पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ है, गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो कपालभाति प्राणायाम 4 महीने बाद करना चाहिए। वैसे जो कपालभाति करेंगे किडनी स्टोन इससे निकल जाता है, गाल स्टोन भी धीरे धीरे घुल जाता है। ये हमारे पास प्रूफ आ चुके हैं। इसलिए छोटे छोटे गाल स्टोन हो तो कपालभाति करना और पत्थर चटा खाना, वो गाल स्टोन खत्म हो जाएंगे, किडनी स्टोन अपने आप निकल जाएंगे। प्रोस्टेट जो बढ़ा हुआ है कम हो जाएगा। जिनके प्रोस्टेट बढ़े हुए उनके लिए मैं खास बता रहा हूँ, लौकी के जूस में काली मिर्च डालकर के पिए, तुलसी पुदीना थोड़ा डाल लें और कपालभाति करें तो प्रोस्टेट कैंसर 3 से 6 महीने में अच्छा हो जाता है। मैंने 2 महीने में भी अच्छा होता देखा है। और जिनको ब्लड कैंसर वो भी 2 से 3 महीने में अच्छा हो जाता है। वो गेहूं का जवारा, एलोवेरा, गिलोय, नीम और तुलसी वाला प्रयोग करें और कपालभाति प्राणायाम करें। आयुर्वेद की दवा तो बहुत अपरिहार्य अवस्थाओं में देनी पड़ती है। बाकी कपालभाति से प्रोस्टेट जिनका बढ़ जाता है, माताओं बहनों को जिनको यूरिन लीकेज होता है। अब 3 समस्याएं हैं। छोटे बच्चों को रात को पेशाब होता है बिस्तर में, माताओं बहनों को यूरिन लीकेज होता है, और पुरुषों को रात को पेशाब के लिए बार बार भागना पड़ता है। उन सब के लिए कपालभाति प्राणायाम और साथ में चंद्र प्रभावटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो निर्दोष है। एक फूड सप्लीमेंट की तरह एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। छोटे बच्चों को आधी गोली दे सकते हैं। छोटी उंगली को दबाने से भी ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम अच्छी होती है। खैर, मैं आपको कपालभाति बताता हूँ, बाद में एक्यूप्रेशर भी बताऊंगा, और भी बहुत कुछ आज आपको दे करके भेजूंगा। अब देखो, कपालभाति ऐसे ही करना, यूं जोर से मत करना, मुंडी नहीं हिलाना, कंधे नहीं हिलाना, पूरे मत हिलना, और पेट को नीचे नीचे से नहीं पूरा हिलाना। देखो नीचे नीचे से कैसे हिल रहा है, ये नीचे नीचे से हिल रहा है, आधा हो रहा है, पूरा कैसे होगा, ऐसे। कमर में दर्द है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे करना, कमजोरी है तो धीरे करना, बस कपालभाति। अब देखो, ये 15 मिनट करने के बाद बाह्य प्राणायाम होगा ऐसे।
अब जिनसे बाह्य प्राणायाम ना हो वे क्या करें, अग्निसार कर सकते हैं। श्वास को अंदर भरा और बाहर छोड़ दे, बाहर रोक दे, थोड़ी को कटकों पे लगाए, पेट को अंदर खींचे और ढीला छोड़े। देखो ऐसे करें। अब देखो, अग्निसार भी जब ठीक से हो जाए और ओडियान बंद भी लग जाए तो हम एक एडवांस क्रिया बता रहे हैं। सब ना कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हो तो आप ये भी कर लें खाली पेट। इसका नाम है नोली क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर ही होल्ड कर देते हैं, पेट को बीच से ढीला छोड़ते हैं, साइड से अंदर खींचते हैं और जिधर हाथों को मूवमेंट देते हैं उधर ही पेट आ जाता है। और हाथ गोल घुमाते हैं तो गोल घूमने लगता है पेट, और बाद में तो बिना हाथ हिलाए भी पेट घूमने लगता है। जरा सामने से देखेंगे आप। नोली क्रिया हम एक बार बता रहे हैं। सांस को बाहर छोड़ के ऐसे होगी। तो यह था नोली क्रिया का अभ्यास। सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ट्रैफिक जाम है, घूमने के लिए जगह ही नहीं है, कमर कमरा बन गई है और पेट सामने से फूल गया। कितना खराब लगता है ना, पेट सामने से फूल जाए, कमर साइड से बढ़ जाए और नितंब भी पीछे ऐसे पूरे गोल मटोल फुटबॉल से बन जाएं, तो आदमी बहुत खराब सा लगता है। तो देखो, कपालभाति करने से मोटापा भी कम होगा। पेट का, पीठ का, कमर का, थाइस का, बटक्स का, हाथों का, पूरे शरीर का। सांस भरने वाले प्राणायामों से बॉडी का एनाबॉलिज्म रेट बैलेंस होता है, छोड़ने वालों से कैटाबॉलिज्म रेट बैलेंस होता है, और फायदा पहले ही दिन से मिलने लगता है। वेट में, कोलेस्ट्रॉल में, डायबिटीज में, इनमें तो पहले ही दिन से, गैस में, कॉन्स्टिपेशन में, इंडाइजेशन में पहले ही दिन से फायदा होने लगेगा। अच्छा, जिनके चेहरे पर बहुत ब्लैक स्पॉट हो, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए कांति लेप का प्रयोग है। सुनना जरा, बहुत लोग कॉस्मेटिक बहुत लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चेहरे पर सौंदर्य तो आ नहीं पाता। एक तो कपालभाति करना, इससे खून भी बढ़ता है। फिर जिनके चेहरे पर दाग, धब्बे, झुर्रियां, कई तरह की समस्याएं, तो कांति लेप लें। और कांति लेप लगाने का तरीका सुन लो, रात को ना लगाया करें, सुबह स्नान करने से 15-20 मिनट पहले लगा लें, या लगाने के बाद 15-20 मिनट बाद चेहरा साफ कर लें थोड़े से गुनगुने पानी से। किस में लगाएं कांति लेप को? दूध में लगा सकते हैं कांति लेप, एलोवेरा में लगा सकते हैं कांति लेप, शहद में लगा सकते हैं कांति लेप। कांति लेप एक चूर्ण है कई जड़ी बूटियों का, वो आप ले करके उसको आप एलोवेरा में लगा सकते हैं, उसको आप मलाई में लगा सकते हैं, उसको आप जो जेल होता है, आप पपीते को, आप पका हुआ जो पपीता, उसको अच्छी तरह से उसको अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं। तो आप पपीते के अंदर कांति लेप लगा सकते हैं, आप शहद में कांति लेप लगा सकते हैं, मलाई में कांति लेप लगा सकते हैं, दूध में कांति लेप लगा सकते हैं, और एलोवेरा के रस में कांति लेप लगा सकते हैं। एलोवेरा का रस भी हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को एलोवेरा उपलब्ध करना सबके लिए बड़ी मुश्किल बात थी। तो एलोवेरा हमने अभी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है, बाद में जवारा और दूसरी चीजें भी हम बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे आपको। खैर,
आपको मैं बता रहा था चेहरे की कांति के लिए। अब अनुलोम विलोम बताते हैं। यह हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, पार्किंसंस के लिए, पैरालिसिस के लिए। और लगातार आप इस प्राणायाम को करते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 7 प्राणायामों का पैकेज, तो एपिलेप्सी भी अच्छी हो जाती है, मिर्गी के दौरे, जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अब देखो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, जरा एक बार ध्यान से देखेंगे। कुछ और खास बात आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। एक बार जरा अनुलोम विलोम कर लो। एक्यूप्रेशर अभी पूरा सही से बताना, उसको अभी बताएंगे। एक बार अनुलोम विलोम पहले करवाएंगे आपको। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को अंदर भरेंगे पहले पूरा। बाएं से शुरुआत करते हैं, हाथ ज्यादा ऊंचा नहीं, ज्यादा नीचे नहीं, हाथ ऐसे। लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, राइट से लिया, लेफ्ट से, यही रिदम। इसको जोर से नहीं करना। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, नॉट एब्डोमिनल ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग राइट ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग रॉन्ग ब्रीदिंग है, बस ये खास बात। इसका एक राउंड 5 मिनट का, कुल टाइमिंग 15 मिनट। कैंसर आदि असाध्य रोगों में, SLA, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों में आधा घंटा भी करवाते हैं। तो ये 15 मिनट एक नॉर्मल पर्सन के लिए, इससे हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगा। इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस की तमाम प्रॉब्लम्स, हार्ट के ब्लॉकेज, एस्थमा और तमाम नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, क्लोट्स बॉडी में कहीं पर भी, पैरालिसिस, पार्किंसंस, और जैसे कि मैंने कहा ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SLA, एसिसिस, जो भी असाध्य रोग हैं उनमें तो इसको आधा आधा घंटा करवाते हैं। अनुलोम विलोम के बाद फिर भ्रामरी करवाते हैं। पहले उंगली माथे पर, सभी रखेंगे पहले उंगली माथे पर, और कान बंद करने से पहले सुन ले। कान भी इसमें बंद होंगे, लेकिन पहले सुन लो। कान ऐसे अंगूठे से ऐसे बंद होंगे, ऊपर से ढक्कन है इसको दबा देंगे। मुख भी बंद होगा और ओंकार का ऐसे नाद होगा। ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, इंसोम्निया के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। आओ, जिनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत सताता है, काम बहुत सताता है, जिनका मन बहुत चंचल रहता है, सभी बैठ जाएंगे जहां जो है। आंखें बंद, मन सहज, सांस भीतर गहरा भरेंगे। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, ब्रह्म शक्ति का आह्वान। दोनों हाथ घुटनों पर। भ्रामरी की बात फिर उद्गीत होता है। श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं और पवित्र ओम शब्द का उच्चारण मुख से करते हैं। ऐसे 3 से 5 बार कम से कम रोज करने के बाद
फिर थोड़ी देर सांसों पर ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके प्राणों की संस्पर्श को महसूस करते हैं और स्वयं अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत करने के बाद मन अपने आप सहज शांत हो जाता है। मन में उठते हुए विचारों का प्रवाह अपने आप रुक जाता है, थम जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। अक्सर जो मन में विचार उठता है हम उधर ही बह जाते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ये भोग की अवस्था है। जो बह गया सो भोगी, जो ठहर गया सो योगी। योगी को कोई विचलित नहीं कर सकता, वो दृढ़ता होती है उसके भीतर, सच्चरित्रता, पवित्रता होती है उसके भीतर। वो प्रलोभनों के सामने झुकता नहीं, वो लालच से कभी डगमगाता नहीं। श्वासों के साथ ध्यान करने से ऐसे ही जीवन में दृढ़ता आती है, आत्मगौरव का भान जागता है। और ये जो अकेलापन में जो आदमी जीता रहता है, असुरक्षा के भाव में, कहीं निराश और हताश होकर के जो जिंदगी जीता है, वो श्वासों के साथ जब ध्यान करता है उसको लगता है प्राण प्रदाता, जीवन दाता, विश्व नियंता सच्चिदानंद प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे पास है। तो फिर वो डरता नहीं, और जो डरता है वो मरता है, जो नहीं डरता वो नहीं मरता, वो निडर होकर के जीता है। आओ अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लो, आपस में रगड़ो, आंखों पर रखो, आंखें खोल लो। ये 7 प्राणायाम। अब कुछ खास प्राणायाम, जैसे थायराइड के लिए कपालभाति प्राणायाम लाभ करता है। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है उसमें, अंगूठे के नीचे, और इसमें त्रिकुटा चूर्ण हम प्रयोग कराते हैं। आधा से 1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ देते हैं, और जरूरी होने पर त्रिकुटा चूर्ण में हम गोदंती या प्रवाल पिष्टी भी मिला देते हैं। और सच में थायराइड की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, अर्थात फिर अल्ट्रोक्सिन आदि दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं रह जाती है। लगभग 3 महीने का वक्त लगता है थायराइड क्योर। और ये पॉइंट दबाना, अंगूठे के नीचे से जो उठा हुआ भाग है, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट, और एक उज्जाई, ये 7 से 11 बार तक कर लेना। श्वास को अंदर भरना, ऐसे देखो, अंदर भर के रोक के रखा थोड़ी देर। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते। पहले अंदर भरा, अंदर भरते समय आवाज होती है, एक तो बाहर छोड़ते समय आवाज होती है, वो गलत है। देखो ऐसे, ना, ऐसे नहीं, कैसे करना, ये गले के लिए, थायराइड के लिए, एस्थमा के लिए, स्नोरिंग, जो रात को खर्राटे मारते हैं ना, बहुत खर्राटे मारते, सोने ही नहीं देते किसी को, खर्राटे के लिए स्नोरिंग बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। और एक होता है स्लीप एपनिया, रात को सोते सोते बहुत से लोगों की सांस रुक जाती है और एकदम से जागते हो, फिर ऐसे ऐसे। उसके लिए फिर मशीन लगानी पड़ती है, वो बहुत महंगी आती है, और उससे आदमी का पूरा जीवन तबाह सा हो जाता है। भीतर अशांति, नींद ठीक से आती नहीं है और हमेशा अनमना सा रहता है। तो देखो मेरे भाई, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, थायराइड की प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, एस्थमा की प्रॉब्लम, गले की तमाम समस्याएं, गले में खराश रहना, उस सब के लिए उज्जाई प्राणायाम, ये थोड़ा हार्ट के लिए भी उपयोगी होता है। इसको 3 बार कर सकते हैं, 11 और 7 से 11 बार अधिकतम कर सकते हैं। जो रोज नहीं तो कभी कभी तो कर लिया करें, गले के लिए बहुत अच्छा होता है।
अंदर भरना है श्वास को, आराम आराम से गले को टाइट करके भरते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम रोज कर लेना आप, फिर देखना गले की सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और अब और खास 7 प्राणायाम तो मुख्य हैं, ये कभी कभी कर सकते हैं, सबके लिए नहीं। उज्जाई की तरह शीतली शीतकारी गर्मी के रोगों के लिए, जिनको बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, बहुत पसीना आता है, उसके लिए हम एक उपाय भी बताते हैं। लौकी का जूस पिएं, शीशम के पत्ते लें, उससे लिकोरिया भी अच्छा होता है, पसीना भी। किसी किसी के तो हाथ पैर भी भीने भीने रहते हैं, उनके लिए शीशम के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही शीतली शीतकारी प्राणायाम, शीतली जिह्वा बाहर निकाला और इसमें नाक से नहीं, मुंह से श्वास भरा और भरने के बाद थोड़ी देर रोक के रखा और फिर नाक से छोड़ दिया। जीवा बाहर निकाल के, जीवा बाहर निकालो ना, आपकी जीवा तो बहुत माल खाती है, तगड़ी हो गई। जीवा बाहर निकालो और श्वास अंदर, वो शीशी की आवाज करते हुए। ये ठंडा प्राणायाम है, गर्मी के लिए, गुस्से के लिए, हाई बीपी के लिए, जिनको बहुत पसीने आते हैं उनके लिए। शीतली शीतकारी, दांत बंद, होठ खुले हुए, और सांस को अंदर भरेंगे। छन छन के सांस अंदर जाएगा मुंह से ही। गर्मी के लिए 2 प्राणायाम, जिनको अस्थमा दिए वो ना करना भाई, ठंडे होते हैं बहुत। एक कान के रोगों के लिए, लेकिन कान बहते हो, कान में छिद्र हो तो ना करना। बाकी कानों में आवाज आना, कर्णनाद होना, या कानों से कम सुनाई देना, कान की नसें सूख जाना, जैसे आंखों की नसें सूख जाना, कान की नसें सूख जाना, उसके लिए अच्छा है। श्वास को अंदर भरते हैं, फिर मुंह बंद है, नाक भी बंद कर लेते हैं और श्वास को बाहर धक्का देते हैं। एयर का प्रेशर कान तक आता है इसमें, देखो ऐसे। दो 3 बार तो कान के पर्दे एकदम खुल जाते हैं, बहुत अच्छा है कान के लिए। अब यूं जिनको माइग्रेन पेन बहुत रहता है वो अनुलोम विलोम से अच्छे हो जाते हैं। बादाम रोगन नाक में डालने के लिए और बादाम खाने के लिए मैं भी बोला। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, मेमोरी वीक और भी दूसरे ब्रेन डिसऑर्डर्स, उसके लिए हम मेधावटी का भी प्रयोग बताते हैं। लेकिन एक खास बात आपके लिए, जिनको दाईं तरफ दर्द हो तो सूर्य भेदी, बाएं तरफ दर्द हो तो चंद्र भेदी प्राणायाम आप कर सकते हैं 7 से 11 बार तक। बाएं से श्वास को लिया, थोड़ा सा रोका, थोड़ी देर के बाद दाएं से छोड़ दिया, फिर वापस बाएं से ही लिया, थोड़ी देर रोक के रखा, दाएं से छोड़ दिया। ऐसे बार बार बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से ही छोड़ना। इसको बोलते हैं चंद्रभेदी। क्या नाम है बोलेंगे सभी? चंद्रभेदी। ये बाएं तरफ के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। किसी किसी को ना हाफ ब्रेन में पेन होता है, उसको बोलते हैं माइग्रेन पेन, बहुत खतरनाक होता है। अब सूर्यभेदी, जिनको दाएं साइड में पेन होता है, दाएं से भरे बार बार, दाएं से भरा, रोक के रखा,
दाएं से भर के बाएं से छोड़ दिए, फिर बार बार, अब बाद में फिर दोबारा से सेकंड टाइम राइट से भरना है, भर के रोक के रखो। ये सूर्य भेदी, ये दाएं तरफ के दर्द के लिए। और जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एसएलए की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज, डिजनरेशन बहुत शरीर में हो रहा है, तो वो नाड़ी शोधन कर सकते हैं। नाड़ी शोधन बता रहे हैं, ये रेयर लोगों को करना है, सबको नहीं करना। इसमें थोड़ा रोकना होता है। रोकने वाले प्राणायामों को हम अवॉइड कराते हैं, क्योंकि रोकने से, ज़्यादा देर रोकने से नुकसान हो सकता है। हम जब करवाते हैं तो 1-2 लोगों के नहीं, मेरे सामने बैठे हुए 30-40-50 हज़ार लोगों के और आस्था के माध्यम से करोड़ों लोगों के श्वास रुक जाते हैं। और हो सकता है मैं कहूँ कि अब छोड़ो, उस वक्त तक बहुतों की श्वास ही छूट जाए। इसलिए मैं ज़्यादा देर तक जो रोक करके रखते हैं ना, जिसमें, उनको मैं ज़्यादा लंबा नहीं कराता हूँ। देखो नाड़ी शोधन बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा रोकना होगा। अनुलोम विलोम की तरह ही है। अनुलोम विलोम में लेते हैं, छोड़ देते हैं, बाएं से लिया दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया बाएं से छोड़ दिया। लेकिन नाड़ी शोधन में रोकते हैं। ज़रा एक बार मैं कर रहा हूँ, बहुत गंभीर प्राणायाम है, ज़रा देखो सामने, बिना साउंड के हो गए। अनुलोम विलोम में साउंड होता है, नाड़ी शोधन में साउंड नहीं होगा, श्वास भरा जाएगा। देखना जरा सामने से, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम, और भरने के बाद थोड़ी देर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे लेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे से छोड़ेंगे। जरा सामने से देखेंगे आप। ये एक बार हुआ, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। चलो, तो प्राणायाम के बारे में बताने के बाद अब एक्यूप्रेशर के बारे में बताते हैं। पहले मैंने बताया था बालों के लिए नेल्स को पीछे से रगड़ना, और 4 अंगुलियों के नाखूनों को ही रगड़ना है, अंगूठे को नहीं रगड़ना। एक बोला बाबा जी इससे क्या हो जाएगा, मुझे तो नहीं पता था। एक बहन ने मुझे हरिद्वार में आके बताया, बोले बाबा जी आप अंगुलियों के नाखूनों को रगड़ने के लिए बोलते हो, अंगूठे को रगड़ने के लिए नहीं बोलते। मैंने कहा बहन मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। बोले बाबा जी मैंने प्रयोग किया। पहले तो मैंने ये नाखून रगड़े तो मेरे बाल झड़ने रुक गए, नए बाल भी आने लगे और बाल काले भी होने लगे। मैंने सोचा बाबा जी ये 4 अंगुलियों का ही बताते हैं, अंगूठा तो बाबा जी से छूट गया है। तो वो बहन ऐसे रगड़ने लगी, और 2-3 महीने के बाद उस बहन को दाढ़ी मूछ आ गई। तो ये मजाक नहीं, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। और किसी बहन को भाई फिर भी एक्सपेरिमेंट करना हो, दाढ़ी मूछ उगानी हो तो करके देख लेना, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसके लिए। खैर ये बालों के लिए था। फिर ये आंखों के लिए है। देखो आंखों के लिए बहुत बातें आपको बताई, और मैं चाहूँगा कि आंवले का प्रयोग तो आज ही से आप शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा ज़रूर। अपने बच्चों के लिए भी, आप बच्चे आंवले का चूर्ण नहीं खा पाते तो उनको मैंने बोला था लौकी के जूस में थोड़ा सा आंवले का जूस मिला करके पिला देना, उसमें थोड़ा साथ में सेव भी दे देना, बहुत टेस्टी हो जाता है। आंवले का चूर्ण का प्रयोग बड़े कर सकते हैं। हरी सब्जियां ज़्यादा देना। ये पहली और दूसरी अंगुली इसके नीचे 1 से 2 मिनट दबाना। एक्यूप्रेशर खाली पेट किया जाता है या खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। एक जगह एक्यूप्रेशर 2 से अधिकतम 5 मिनट किया जाता है, ये उसका टाइमिंग है। दबाया जाता है, छोड़ा जाता है, यूँ रोटेट भी किया जाता है। इस तरह से ये तरीका है एक्यूप्रेशर का। अंगूठे से दबा सकते हैं, खुद का खुद कर सकते हैं, दूसरे को कर सकते हैं, या कोई ऐसे हार्ड चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हम अपने सभी सेवा केंद्रों पर, जिस तरह से भारत में 200 से ज़्यादा, अभी करीब 400 स्थानों पर पतंजलि चिकित्सालय और उप चिकित्सालय हम और धीरे धीरे करीब 1000 की संख्या में आगे स्थापित करने जा रहे हैं। आपके यहाँ आज मैंने बताया
कि सारी हमारी आयुर्वेद की सेवाएं और ये सारा योग और आयुर्वेद का ज्ञान आपको अर्जित करना है, तो उसके लिए आपको योग साधना योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। उसमें सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें मुद्राएं, ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये वरुण मुद्रा, ये शक्ति मुद्रा, ये अपान मुद्रा, ऐसे मुद्राएं हैं। इनके भी बहुत लाभ हैं। ये 5 अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, और सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इनको अलग अलग मिलाने से बनती हैं अलग अलग मुद्राएं, और इन मुद्राओं का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी हेल्थ को अच्छा करने में। तो ये मुद्राओं के बारे में जानना है, मैं बता रहा था अभी, एक्यूप्रेशर के बारे में जानना है, आसनों के बारे में जानना है, षटकर्म के बारे में जानना है, नेति धोती बस्ती त्राटक नौली कपाल भाती। तो आप योग साधना योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक पढ़ना, प्राणायाम रहस्य पुस्तक पढ़ना। योग से क्या होता है, मैं कहता हूँ सब रोगों की एक दवाई, 7 प्राणायाम करो मेरे भाई। तो ये इसके साइंटिफिक एविडेंस है, विज्ञान की कसौटी पर योग, ये विज्ञान की कसौटी पर योग, योग इन सिनर्जी विद मेडिकल साइंस। और थोड़े दिनों बाद तो नेपाली में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें योग के सारे प्रामाणिक दस्तावेज हैं, योग के से क्या होता है इसके साइंटिफिक एविडेंस है इसके अंदर। तो ये पुस्तकें लिटरेचर जरूर लेना आप। मैं कहता हूँ सिलेबस हो सबके पास और आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ। रोज मैं आपके घरों में आता हूँ ना आस्था पर, और आपको योग कराता हूँ, और मुझे लगता है आप में से काफ़ी भाई पहले से योग कर रहे हैं। कितने भाई बहन ऐसे हैं जो रोज या कभी कभी योग कर रहे हैं? जरा हाथ उठाना। ओह, ये तो लगभग सारे के सारे योगी ही हैं। आप सब योगियों को मेरा विनम्र प्रणाम, और योग करते रहना, फिर रोग होने का प्रश्न ही नहीं होगा, फिर दवा की जरूरत कहाँ पड़ेगी। हम चाहते हैं कि लोगों को बीमार होने से बचाया जाए, और बीमारियां हो गई हैं तो योग और आयुर्वेद के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से मिटाया जाए। इसलिए मैं कह रहा था ये एक्यूप्रेशर आँख के लिए, लास्ट में कान के लिए, और इसी के नीचे लेफ्ट हैंड में छोटी अंगुली के नीचे ये हार्ट के लिए पॉइंट होता है, रेखा के ऊपर। ये रेखा है, कोई इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, कोई इसको और दूसरी रेखा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर, और फिर इसके नीचे एक और रेखा आती है, कोई इसको जीवन रेखा बोलते हैं, कोई और कुछ कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये डायबिटीज़ के लिए, फिर लेफ्ट हैंड में हथेली के बीच में किडनी के लिए, फिर यहाँ पर ये इंटेस्टाइन के लिए, ये थायराइड के लिए, ये पेट के लिए, ये पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के लिए, ये सभी साइनस के लिए, और ये रिंग फिंगर के टॉप पर ये स्ट्रेस के लिए, और ये मास्टर पॉइंट है पूरी बॉडी में। और ये अंगूठे के नीचे यहाँ कलाई के ऊपर यहाँ ये पाइल्स के लिए, फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, जिनको मस्सा हो ना दबाओ, एक ही दिन में फ़ायदा होने लगता है। और कपालभाति करो। यूँ बवासीर के लिए हम बोलते भी हैं कि 1 कप गाय का ठंडा दूध, 1 नींबू डाल के सुबह खाली पेट निचोड़ के पी जाओ उसको, नींबू को, पाइल्स अच्छी हो जाती है। फिर ये पॉइंट भी दबा लेना दोनों हाथों में, कलाई के ऊपर ये उठा हुआ भाग, ये हड्डियाँ, और दोनों हाथों में यहाँ दबाने से मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, डिसफंक्शनिंग भी ठीक होते हैं। पहले उंगली के पीछे यहाँ से दबाने से कमर का दर्द एकदम फ़ायदा हो जाता है, और यहाँ दबाने से टॉन्सिल्स अच्छे हो जाते हैं। बीच में दबाने से ऐसे तेल की मालिश कर देना। पहले और दूसरी अंगुली के पीछे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का प्रॉब्लम, ये पीछे के सारे पेन्स के लिए, हाथों में भी पैरों में भी, पीछे के चैनल सभी, और ये सारे टॉप साइनस के लिए। अंगूठे के में पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और ब्रेन का पॉइंट होता है, सिर दर्द के लिए फ़ायदा होता है। यूँ सिर दर्द के लिए दोनों तरफ देखो, जो टेम्पल है ना इसके 2 साइड, ये थोड़ा ये जगह ऐसी है, गड्ढा सा है, इसमें ऐसे दबाओ तो सिर दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। अक्सर माताएं दबाती भी हैं, जब बच्चों को सिर दर्द होता है, पति को का सिर दुखता है, तो पति धीरे धीरे ऐसे मालिश करती है, दबाती है, सिर दर्द अच्छा हो जाता है। ये दोनों तरफ से। फिर माथे में दर्द हो तो यहाँ से पूरा ऐसे थोड़ा ये भी दबा दे, और साइनस के कारण हो तो ये थोड़ा ये नाक भी ऐसे यहाँ से दबा दे। तो ये साइनस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। थोड़ा तेल लगा करें कि ऐसे, या गाय का घी लगा करके ऐसे मालिश करें। महीने में 1 बार कम से कम गाय का घी, सरसों का तेल या बादाम का तेल नाक में डालें और ऐसे खींच जाए। इससे दिमाग तरोताज़ा रहेगा और साइनस की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी सी बात है। जिनको बहुत सिर में दर्द होता हो तो पीछे का गड्ढा भी ऐसे दबा सकते हैं। ये मेडुला पॉइंट है पीछे, जहाँ माताएं जुड़ा बांधती हैं, वहाँ पर एक पॉइंट होता है। जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो उनको ये छोटी अंगुली के और इसके बाद वाली अंगुली के पीछे से यहाँ से दबाते हैं और उनके
कान को पकड़ करके ऊपर से, देखो ये यहाँ से, ये जो कान है ना, इसके ऊपर एक उठी हुई नस है, इस नस को पकड़ के ऐसे दबाते हैं और उससे उठक बैठक करवाते हैं। बैठक लगाते हैं ना ऐसे बैठ करके ना, और ऐसे उसको 3-4 बार ऐसे उठक बैठक लगा देते हैं उसकी, ऐसे ऐसे। तो ये ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों के जिनके हाइड्रोसिल बढ़े होते हैं, टेस्टिकल्स बढ़ जाते हैं, बच्चों को बीमारी होती है, खास करके बड़ों को भी किसी किसी को हो जाता है, एक ही बार में ठीक हो जाता है ऐसा। ये जोर से दबाओ और उसकी 5-7 उठक बैठक करवा दो और उसके बाद थोड़ा सा कान पकड़ के ऐसे खींच दो, इससे टॉन्सिल, गला और हाइड्रोसिल में भी लाभ हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं। और मैंने बताया था एक उपाय तो, कि ताली बजाने से तो सारा ही एक्यूप्रेशर हो जाता है। चलो रुको रुको रुको, ताली अभी और पूरी बजाएंगे। हम आपको अभी संकीर्तन कराते हुए आपकी शक्ति को जगाएंगे। हम बता रहे थे सबसे पहली बात, व्यक्ति को बीमार होने से बचाया जाए, और बीमार हो जाए तो उसको योग, आयुर्वेद और प्रकृति के जरिए उसको स्वस्थ बनाया जाए। क्योंकि एलोपैथी की दवाओं के, यद्यपि एलोपैथी की बहुत सी दवाइयाँ जीवन रक्षा का काम भी करती हैं, और खास करके ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, शुगर की दवाइयाँ एकदम बंद नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे कंट्रोल आए बीमारी वैसे बंद कर दो। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के लिए एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और बहुत सी दवाइयाँ बिना मतलब के खाते रहते हैं, वो तो पहले दिन से बंद हो जाती है। और उसके बाद मैंने कहा एलोपैथी की दवाओं के साइड इफेक्ट तो होते हैं, आयुर्वेद की दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपको पहली बात, आप योग करें, स्वस्थ रहें, बीमार होने से बचें और ऊर्जावान रह करके, पुरुषार्थी बन करके जिंदगी में आगे बढ़े। देह को देवालय शिवालय बनाएं, अपने आत्म धर्म को जगा करके राष्ट्र धर्म को निभाएं, स्वधर्म को निभाएं, जिंदगी में कुछ अच्छा करके जाएं, अच्छा बन के दिखाएं। और देखो आपको एक बात और बता रहे हैं, यदि फिर भी बीमार हो जाते हैं किसी कारणवश, तो अब पतंजलि योगपीठ बनने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी नेपाल में पतंजलि योगपीठ भी बनेगा। और उसकी आंशिक शुरुआत, अभी पतंजलि योगपीठ की आंशिक सेवाएं, अर्थात जो चिकित्सालय वाला पार्ट है, अर्थात आप लोगों को हरिद्वार जाना पड़ता था वैद्य से परामर्श लेने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए, तो अब ये सुविधा यहीं पर नेपाल में सुलभ कराने के लिए अभी काठमांडू में एक बड़ा केंद्र स्थापित किया गया है, जहां पर आश्रम के 4-5 वैद्य आपको हमेशा सुलभ रहेंगे और सारी आश्रम की औषधियां और सारा साहित्य सुलभ रहेगा। तो ये पतंजलि चिकित्सालय स्वतंत्र मार्ग स्वयंभू चक्रपथ काठमांडू नेपाल में अभी अपना काम शुरू कर चुका है। अभी तो वैद्य आपको उपलब्ध हैं, थोड़ी सी उसमें कानूनन प्रक्रिया थोड़ी सी बाकी है, तो 1 महीने के भीतर आश्रम के वैद्य यहां पर आ जाएंगे और सारी सेवाएं यहां पर आपको सुलभ हो जाएंगी। हमारे भाई राजू श्रेष्ठ जी और भाई बाबू जी को हमने ये दायित्व दिया है सेवा का, और भाई राजू श्रेष्ठ जी फाउंडर मेंबर भी बने। हमारे भाई पवन जी और भाई, इन्होंने 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया है। भाई श्री नारायण प्रसाद जी और डॉक्टर पवन जी, इन्होंने 5.5 लाख रुपए का अनुदान दिया। मैं चाहूँगा इनको भी आशीष सबके। भाई सावरमल जी ने 3 लाख रुपए, और भाई देवकृष्ण मुंद्रा जी, रामावतार सिंघानिया जी और महेश मोदी ने 2.5 लाख रुपए का योगदान पतंजलि योगपीठ के लिए दिया है। अरुण कुमार अग्रवाल जी, उन्होंने 2 लाख रुपए, और बहन कांता ढकाल, बहन जया लक्ष्मी, बहन शांता देवी श्रेष्ठ, मीरा श्री मीरा एस सिंह जी, बहन मेनका श्रेष्ठ और श्री बाबू का श्रेष्ठ, श्री छबीलाल अग्रवाल और शंकर श्रेष्ठ, इन्होंने 1-1 लाख रुपए पतंजलि योगपीठ के लिए दिया। इनको बहुत बहुत आशीष हैं। और बहुत बड़ी सेवा की संकल्पना को हम बड़े रूप में यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप में से भी जो समर्थ भाई हैं और इस अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं और इस विश्व कल्याण के काम में आगे आना चाहते हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो भी पतंजलि योगपीठ के सम्मानित सदस्य बने और इस विश्व कल्याण के इस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ प्रदान करें। आपको मैं कह रहा था एक्यूप्रेशर, तालियां बजा के आपने
ताली बजाई थी ना अभी। ताली बजाने के दो फायदे हैं, एक तो एक्यूप्रेशर हो जाता है, और जो अभी ताली नहीं बजाता है ना, उसको अगले जन्म में घर घर जाके तालियां बजानी पड़ती हैं, आप समझ गए होंगे। और जब तालियां बजा लेगा उसकी बीमारियां में मिट जाएंगी, और अगले जन्म में घर घर जाके तालियां नहीं बजानी पड़ेंगी। कैसे? जरा भाव से, लय के साथ, चंचल मन मेरे ओम जपाकर, प्रार्थना के इन स्वरों के साथ आपको सबको गाना है और तालियां बजानी है। प्रार्थना के स्वर भी सबके भीतर से निस्सरित होने चाहिए। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। तालियां झूमते हुए मस्ती से। और आज ही नहीं, हर दिन सहभागी होना है आपको। आज प्रत्यक्ष आए हो ना, और प्रत्यक्ष गुरु के पास आना, अपने आचार्य के पास आना एक अलग ही बात होती है। और हर दिन मैं आपके घर में आता हूँ सुबह, और अब तो सीधा ही प्रसारण हो रहे हैं सब कार्यक्रम। और शाम को भी 8 से 9 तो योग, और योग के बाद अब 2 अक्टूबर से खास कार्यक्रम, वेद दर्शन उपनिषद स्मृति और राष्ट्र की चेतना और बच्चों के भीतर को, चरित्र को जगाने के लिए खास कार्यक्रम भी आस्था पर पतंजलि योग पीठ और आस्था के माध्यम से प्रारंभ किए। मैं चाहूंगा कि सब लोग इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक आरोग्य के जागरण से जुड़े और एक स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध और गौरवशाली आदर्श नेपाल और राष्ट्र और पूरे विश्व के निर्माण करने में आप सहभागी बने। आइए झूमते हुए गाते हैं। प्रातः समय की शुभ बेला में, प्रातः समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, संध्या की पुलकित रजनी में, रोम रोम से निकले मेरे, रोम रोम से निकले मेरे, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। गहरा सागर टूटी नैया, गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी ओम खिवैया, जीवन तरनी ओम खिवैया। जो सच्चिदानंद रूप है, जो सच्चिदानंद रूप है, पार करेंगे ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। सार तत्व की खोज किए जा, सार तत्व की खोज किए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा। जो घट घट में रमा हुआ है, जो घट घट में, जो घट घट में रमा हुआ है, पार करेंगे ओम। चंचल मन मेरे,
हाथ उठा करके। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान पशुपतिनाथ की जय। मुक्तिनाथ की जय। भारत माता की जय। नेपाल माता की। तो आज के कार्यक्रम को अब हम समापन की ओर बढ़ाएंगे एक प्रार्थना के साथ। ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना। और इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे आप प्रस्थान करेंगे अपने घरों को। और एक खास बात और भी मैं बताना चाहूंगा। मैंने कहा था आप योग का अभ्यास मेरे साथ करते हैं, 7 प्राणायामों से पूरा इंटरनल सिस्टम अच्छा हो जाता है, क्योंकि सबका सिस्टम एक जैसा है, सबका मालिक पिता परमेश्वर एक जैसा है। इसलिए 7 प्राणायाम एक जैसे होते हुए भी सबका पूरा इंटरनल सिस्टम अच्छा कर देते हैं। उसमें कुछ खास सावधानियां भी होती है और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग पथ्य परहेज, कुछ खाने पीने के बारे में विशेष सावधानियां होती हैं। तो हमने 44 डीवीडी तैयार की हैं, वीसीडीज तैयार की हैं, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, शारीरिक सौंदर्य के लिए, डायबिटीज के लिए, अल्सर के लिए, कैंसर के लिए, एसिडिटी के लिए, माने आम जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर से लेकर के अलग अलग बीमारियों के लिए। और गर्भवती माताओं बहनों के लिए खास, जैसे गर्भवती माताओं बहनों को कपालभाति बाह्य प्राणायाम नहीं करना होता है, और पीरियड के दौरान माताओं को बाह्य प्राणायाम नहीं करना होता है, ऐसे ही सब सावधानियों के साथ वो 44 डीवीडीज भी, वीसीडीज भी तैयार की हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप योग के पूरे प्रशिक्षक बने और योग से आरोग्य पाने का ये जो संकल्पना है हमारी, कि हम पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, रोग भय भ्रष्टाचार अपराध और हिंसा से मुक्त बनाना चाहते हैं। और अब तो नेपाल में योग का शंखनाद ऐसा हुआ है, मैं सोचता हूं कि आगे धीरे धीरे नेपाल स्वस्थ ही नहीं बनेगा, स्वस्थ बनकर के समृद्ध बनेगा और पूरी दुनिया का एक आदर्श राष्ट्र बनेगा, शांत देश बनेगा। फिर कौन की होलियां यहां पर नहीं खेली जाएंगी, अभी तो प्रेम और मोहब्बत का वातावरण बनेगा। और यहां तो भगवान की बात कृपा है, और हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां इस हिमालय क्षेत्र में हैं, उनका भी और आगे हम उपयोग करेंगे। और एक अभिनव जागृति, अभिनव चेतना इस नेपाल की धरा पर भी और हम आगे बढ़ाएंगे। और ये पूर्वी संस्कृति का केंद्र, ये ऋषि संस्कृति का, देव संस्कृति का ये केंद्र रहा नेपाल। ये माता सीता की धरती, ये महात्मा बुद्ध की धरती, गुरु गोरक्षनाथ की धरती, भगवान शिव का ये तपोभूमि। और आओ अब इसको योग में बनाने के लिए एक संकल्प लेते हुए, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे अब घरों को प्रस्थान करेंगे। और आज ही तो है ये प्रस्थान, हर दिन आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, आस्था के साथ, और औरों को भी प्रेरित करना है। आओ अब झूमते हुए। ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना। ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना। रहे हर पल हो रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान मेरा मन डोले ना। ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना। ऐसा रस रसना में भर दो, ऐसा रस रसना में भर
दो, मन के बिगड़े भाव संवर दो, मन के बिगड़े भाव संवर दो। दे दो अमृत हो दे दो अमृत में वेदों का ज्ञान, मेरा मन डोले ना। दे दो अमृत में वेदों का ज्ञान, मेरा मन डोले ना। तालियां जोर से जरा धीमी पड़ेगी, क्या बात है। जगत पिता जगदीश्वर मेरे, जगत पिता जगदीश्वर मेरे, उज्ज्वल मन करो दूर अंधेरे, उज्ज्वल मन करो दूर अंधेरे। तेरी कृपा हो तेरी कृपा बड़ी है महान, मेरा मन डोले ना। तेरी कृपा बड़ी है महान, मेरा मन डोले ना। तेरी रचना तेरी माया, तेरी रचना तेरी माया, हर प्राणी क्यों मन उलझाया, हर प्राणी क्यों मन उलझाया। तेरी रहमत हो तेरी रहमत से सारा जहान, मेरा मन डोले ना। तेरी रहमत से सारा जहान, मेरा मन डोले ना। ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना। रहे हर पल हो रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान, मेरा मन डोले ना। ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना। ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना। मेरा मन डोले ना, मेरा मन डोले ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक आसन तो बची गए, एक ऐसा आसन है जिससे सारी बीमारी मिट जाती है, और उसका नाम क्या है? जोर से जोर से और फिर से